हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साथ सर फिजिक्स के ऊपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स, अल्टरनेटिंग करंट। ये वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 एनसीईआरटी की सभी डेरिवेशन को एक वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे। अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको 2 पार्ट में अपलोड कर दूंगा। तो मैंने ये चैनल पे ऑलरेडी चैप्टर 9 और 10 अपलोड करके रखे हैं। सारी थ्योरीज के डेरिवेशन, सभी कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स बोर्ड 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो वन शॉट वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने ना सिर्फ कंसेप्ट ही समझाया है बट साथ साथ में मैंने उसमें थ्योरीज कैसे लिखनी है वो भी अच्छी तरह समझाया है। तो आप अच्छे से उसको जाके देखिए, अपने नोट्स बनाइए और अपने कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए बेसिकली हमें सबसे पहला इसका जो कंसेप्ट मिलता है वो चैप्टर 6 में सबसे लास्ट में जो थ्योरी थी एसी जनरेटर, वहां से ये चैप्टर कनेक्ट हो रहा है। यानी समझ लो कि वो पूरा एक ही फ्लो में जा रहा है। चैप्टर 6 की आखिरी थ्योरी और फिर यहां से सीधा एसी करंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना है कि करंट कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं डीसी करंट। अभी डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जो करंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और उसकी जो वैल्यू है टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। डायरेक्ट करंट जो है ऊपर ही यानी पॉजिटिव में रहेगा, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अभी ये वाला जो करंट है हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे हम लोग जिसको नॉर्मल करंट बोलते थे वो होता था डायरेक्ट करंट। जैसे कि आप लोग बोलते थे वहां पे न्यूमेरिकल में कि ये सर्किट में करंट मिला 10 एम्पियर, यानी वो 10 एम्पियर ही रहेगा, टाइम के साथ वो वैल्यू चेंज नहीं होती थी। ठीक है, पर अभी यहाँ पे जो पढ़ना है, जो चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिवली चेंज होना। यानी ये जो करंट है हमारा वो टाइम आगे बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरह वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन, वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी साइन जैसे होता है ना, साइन 0 से 360 जाते हैं, साइन 0 0 होता है, फिर साइन 91 हो जाता है, फिर वापिस 180 0 होता है, 270 -1 होता है, 360 वापिस 0 होता है। तो उसी तरीके से ये करंट भी कुछ आधे टाइम तक पॉजिटिव था और आधे टाइम तक नेगेटिव है। यहाँ पे जब वो एक साइकिल खत्म करता है तो वापिस 0 पे आ जाएगा। यानी साइन, अगर आप यहाँ पे देखते हो फेज, आपने वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा 11th के अंदर, तो यहाँ पे आप फेज देखते हो तो मान लो कि ये टाइम है। चलो टाइम देखते हम लोग, तो यहाँ पे एक कैपिटल टी आएगा, एक टाइम पीरियड कैपिटल टी लगता है एक वेव बनने में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा t/2, यहाँ पे 3t/4 t/4, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो सिंपल बस बेसिक आपको डिफरेंस याद रखने हैं। डायरेक्ट जो होता है पॉजिटिव, वैल्यू चेंज नहीं होती, ये पॉजिटिव नेगेटिव बोथ एंड जीरो एज वेल। जीरो भी होता है ना, ये आप देख सकते हो कि 2 बार जीरो हो रहा है एक साइकिल के ड्यूरिंग, 2 बार जीरो हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिव भी है और जीरो भी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट थ्योरी हम लोग कर रहे हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। यानी जैसे हम लोग चैप्टर 3 में सेल ड्रॉ करते थे जिसमें डीसी करंट होता था। ठीक है, तो उसी तरह एसी अगर सोर्स है तो उसका साइन कुछ इस तरह से है, जैसे साइन फंक्शन होता है ना, जैसे ग्राफ होता था उस तरह से कुछ साइन है उसका। ठीक है, यानी जब भी ऐसा कोई साइन हो तो आपको समझना है एसी वोल्टेज अप्लाइड है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि कंसीडर एन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। अच्छा, अभी आपको पता हो कि चैप्टर 6 में जो सबसे लास्ट थ्योरी थी एसी वोल्टेज वाली, ऐसी एसी जनरेटर वाली, उसमें वोल्टेज का फॉर्मूला आता था V = VM sin ओमेगा टी। यानी हमने कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया है, V वाला, उसका फॉर्मूला क्या होता था, VM sin ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, पर रेजिस्टर के केस में, बट इन केस ऑफ रेजिस्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, हम लोग यहाँ पे स्मॉल आई यूज कर रहे हैं, जिसका रीजन आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल आई का मतलब कुछ और होता है यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर 3 में हम लोग सब जगह कैपिटल आई लिखते थे, यहाँ पे स्मॉल आई लिख रहे हैं, जिसका रीजन मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी सुनो, यानी मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टर के वोल्टेज कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई आर। यानी मान लो कि सर्किट में आई करंट है किसी टाइम के ऊपर, तो वो कितना होना चाहिए, आई आर के बराबर, ठीक है। यानी अभी आप ध्यान से देखो कि जो वोल्टेज अप्लाइड है वो सारे के सारे सिर्फ रेजिस्टर को मिल रहे हैं, कोई और कंपोनेंट नहीं है उसको लेने के लिए। यानी सारा वोल्टेज किसको मिल रहा है, रेजिस्टर। यानी सेल के दो एंड के अक्रॉस वोल्टेज वही रेजिस्टर का वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर। यानी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। LHS सेम है, RHS सेम हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अरे समझ में। अच्छा, आर को नीचे ले जाओ, अगर आर को नीचे ले जाएंगे वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अभी v अपॉन आर तो क्या होता है, जैसे अगर यहां पे v अपॉन आर लिखा जाए तो I मिलेगा, उसी तरह Vm अपॉन आर। अच्छा, Vm क्या है पता है ना सबको, Vm इज इक्वल टू मैक्स वोल्टेज, Vm मैक्स वोल्टेज होता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम वोल्टेज को R से डिवाइड करेंगे तो यहां पे मिलेगा मैक्सिमम करंट, Vm अपॉन आर हो जाएगा आपका Im। ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी टाइम के ऊपर सर्किट में जो करंट निकाला जाएगा वो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। उसमें मैक्सिमम क्या होगा, Im होगा। लिखेंगे हियर Im इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, अभी ध्यान से सुनो, हमने जो वोल्टेज अप्लाइड किया था वो था Vm साइन ओमेगा टी, और हमारा जो करंट है वो है Im साइन ओमेगा टी। यानी दोनों में पीछे साइन के साथ जो एंगल लग रहा है, ये एक तरह से एंगल है, सबको पता है ना। ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो, जैसे इधर ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन टी। अगर मान लो कि पीछे टाइम भी टी है तो ये एंगल बन जाएगा 2 पाई। यानी ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी वो क्या है आपका, एक एंगल है, ठीक है। अभी दोनों में पीछे ये ओमेगा टी सेम है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि हियर I and V both are in same phase। सेम फेज का मतलब ये होता है कि दोनों जीरो एंगल पे भी एक साथ पे होंगे, मैक्सिमम पे भी एक साथ। अभी ध्यान से समझना हम लोग क्या कर रहे थे, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है तो देख लो, ध्यान से सुनो। V का फॉर्मूला है Vm साइन ओमेगा टी, I का फॉर्मूला है Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक्चुअली में आपको ओमेगा टी की जगह पूरा एंगल लिख के डिराइव करना होता है, पर साइन का ग्राफ आपको पता है कि जब टाइम जीरो होगा तो साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा, अभी आप टाइम ले लो t/4 टाइम के ऊपर, t/4 पे ये tt तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई/4 यानी पाई/2, पाई/2 क्या होता है 1, यानी t/4 टाइम के ऊपर वोल्टेज मैक्सिमम होगा। अभी अगर मैं सिंपली आपको समझा दूं, ध्यान से सुनो, कि इनिशियली वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो। मैं वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। एसी वोल्टेज है ना, तो एसी वोल्टेज कुछ इस तरीके से चेंज होंगे। एसी वोल्टेज हियर, यहां पे जो एसी वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे, तो वो साइन वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे दिखा दूं ये वैल्यू, तो ये है उसकी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू यानी ये है Vm मैक्सिमम। उसी तरह नीचे अगर पीक वैल्यू दिखा दी जाए, नेगेटिव में जो पीक वैल्यू होती है वो होती है -Vm, ठीक है। अच्छा, अभी आप अगर ध्यान से देखो तो करंट भी साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यानी दोनों का ग्राफ अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं तो करंट भी इनिशियली जीरो टाइम पे जीरो होगा, 90 यानी t/4 टाइम पे वो भी मैक्सिमम होगा। यानी अगर आप देखो ध्यान से, यहां पे एक ऑसिलेशन खत्म हो रहा है ना, तो यहां पे टाइम कितना हुआ होगा, कैपिटल टी। अच्छा, आधे ऑसिलेशन पे कितना हुआ होगा, t/2। अच्छा, उसका भी अगर आधा निकाला जाए कि कब मैक्सिमम बना था, तो t/2 का आधा t/4, t/4 t/2 यानी 0.25, 0.25 यानी t/2 और 0.25 ऐड करो, 3t/4 और लास्ट में कितना है t, 3t/4 और कितना है t के बराबर। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, यानी ये जो वोल्टेज है t/4 पे पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रहा है,
3t/4 पे नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। अभी करंट भी उसी तरीके से चेंज होगा, पर आप ध्यान से देखो कि Im जो है, हियर I इज अ मैक्सिमम करंट। अच्छा, मैं यहां पे एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, Im इज इक्वल टू Vm अपॉन आर। Im किधर से आया, Vm अपॉन आर की जगह मैंने लिखा Im। यानी मुझे ये बताओ कि I की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी कि V की, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है Im इज इक्वल टू Vm अपॉन आर, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय समथिंग है ना, यानी R कुछ ना कुछ होगा सर्किट में, तो Im की वैल्यू Vm से ऑलवेज छोटी होगी, क्योंकि Vm को R से डिवाइड करने पे Im मिल रहा है। समझ में आ रहा है, यानी ग्राफ दोनों सेम फेज में चलेंगे, पर मैक्सिमम वैल्यू करंट की कम होगी, वोल्टेज की ज्यादा। अभी किस तरीके से ड्रॉ करना है तो मैं आपको समझा दूं, तो मैं उसको अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं इधर, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यानी आप यहां पे ध्यान से देखो, दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम हो रहे, सेम टाइम पे जीरो, सेम टाइम पे नेगेटिव में मैक्सिमम, सेम टाइम पे जीरो, पर जो मैक्सिमम वैल्यूज है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू यहां तक है और नीचे भी -Im। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का फेज सेम है, पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अलग अलग, पीक वैल्यू क्या है, अलग अलग। क्लियर। अच्छा, अभी उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि हियर ड्यूरिंग वन साइकिल, during one cycle the average current is zero। एवरेज करंट जीरो कैसे होगा, क्योंकि आप करंट का ग्राफ देखो तो एक साइकिल के ड्यूरिंग जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है, तो अगर दोनों का एवरेज निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द इंस्टंटेनियस values of current during one cycle is also zero। अभी ये क्या कहना चाह रहा है कि सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, यानी सुनो, अगर मैं सिर्फ करंट का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो उसकी सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का सम जीरो होगा। यानी समझ लो ये तो जीरो है, चलो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। मान लो कि यहां पे कोई वैल्यू मिली थी +5, तो उसके सामने एक और मिली होगी कितनी, -5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलो मान लो कि यहां पे कोई वैल्यू मिली थी 4, तो उसके सामने यहां पे -4 होगी, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह यहां पे भी 4 होगा तो यहां पे भी -4 होगा। यानी कोई भी एक ऐसा पॉइंट आप पॉजिटिव में ले लो, उसके सिमिलर नेगेटिव में वो वैल्यू अवेलेबल होगी ही, तो दोनों का जब सम करोगे तो वो इंस्टेंटेनियस का सम, ऑल द इंस्टेंटेनियस, सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस इज जीरो, वन साइकिल इज जीरो। आ रहा है समझ में? तो इतना आपको अभी लिखना है। अभी नेक्स्ट जो बाकी है इसके अंदर आपको ऐड करना है इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर ऑफ वन सर्कल। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसको आगे देखते हैं। बात करते हैं पावर। देखो पावर वाली थ्योरी आपको उसके अंदर ही लिखनी है। बोर्ड में जब थ्योरी आती है तो पावर वाला पॉइंट आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। पावर होता है P = I²R। क्या होता है? I²R। अच्छा I क्या है? तो I का जस्ट हमने फॉर्मूला निकाला था, Im sin ω t, उसका स्क्वायर इंटू आर। तो अंदर स्क्वायर दे दिया जाए तो ये बन जाएगा Im² sin² ω t इंटू आर। ये बन जाएगा किसी भी t टाइम के ऊपर इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अभी अगर हमें निकालना है एवरेज पावर ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल की ड्यूरिंग एवरेज पावर कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखो एवरेज पावर कैसे निकाला जाता है। तो उसका आपको नीचे एनसीईआरटी में एक फॉर्मेट गिवन है, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है एक साइकिल की ड्यूरिंग, तो ऐसे निकलेगा 1/t 0 से t, वही फंक्शन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। आपको f एवरेज = ft वाला कुछ दिया होगा, वो फंक्शन होता है, ठीक है। चलो इंस्टेंटेनियस यानी ये, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/t 0 से t Im² sin² ω t इंटू r dt। चलो इंटीग्रेशन में जो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको बाहर निकालो। Im² तो डिसाइडेड ही होता है कि मैक्सिमम ग्राफ कहां तक जाएगा, और r भी हमने ज्वाइन किया है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो बाहर निकाल लो
आई एम स्क्वायर आर अपॉन टी, अंदर बचेगा 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। बायो के स्टूडेंट्स को अभी देखो ये चैप्टर में 5-6 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखने, ठीक है। तो ये जो होता है मैं उसको साइड में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अभी थीटा यानी ओमेगा टी, सबको पता है वो एंगल होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 0 से t साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। चलो दो को भी बाहर निकाल लेते, दो को भी बाहर निकालो, आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को भी dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, cos 2 ओमेगा टी को भी करना है, यानी इन शॉर्ट dt को अंदर दोनों से इंटीग्रेट करने के लिए मल्टीप्लाई करो। तो क्या बन जाएगा, P एवरेज इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2t, बाहर तो कोई चेंजेस नहीं है, 1 इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन 0 से t डी टी माइनस 0 से t कौन सा, cos 2 ओमेगा टी डी टी, बीच में माइनस था इसलिए माइनस रहा। समझ में आ रहा है। तो आपको इसका मतलब अभी देखो dt का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, वो तो सबको पता है। cos 2 ओमेगा t का कैसे निकालेंगे, तो सिंपली cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, वो सबको पता है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो कि ये पूरे टर्म को ही आगे बढ़ा सकते हो, या फिर आप ये जो पीछे वाला टर्म है उसका अलग से इंटीग्रेशन निकाल के उसकी वैल्यू वहां पे रखो। देखो मैं आपको पहले से बता देता हूं कि cos ओमेगा टी या 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी, उसी तरह sin ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी sin 3 ओमेगा टी, अगर एक साइकिल के ड्यूरिंग इंटीग्रेशन करना है तो वो ऑलवेज 0 ही आएगा, वो याद रखना आपको, एक साइकिल के ड्यूरिंग। तो हम लोग क्या करें, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे देते हियर, अभी हम लोग अलग से इंटीग्रेशन करते हैं, 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ध्यान सुनो, जब भी इंटीग्रेशन करना है तो t से आगे जो भी है उसको पहले बाहर डिवाइड करना होता है। इंटीग्रेशन में सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, सबको समझ में आए उस तरीके से, t के आगे जो भी है उसको पहले बाहर डिवाइड कर दो। चलो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी 0 से t, चलो लिमिट पुट करते हैं 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह, ये जो स्मॉल टी है उसकी जगह एक बार कैपिटल टी रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो एक बार कैपिटल टी रख देते हैं, माइनस अभी 0 रखने पे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पीछे वाला 0, और साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 में ही 0 होता है, ठीक है, कॉस में फिर वो 0 नहीं हो जाएगा। चलो ये टी और टी कैंसिल, साइन 4 पाई यानी 720, साइन 0 0, साइन 2 पाई यानी 360 भी 0, 4 पाई वाला भी 0, यानी ये अंदर पूरा आंसर 0 बनेगा, 1 अपॉन 2 ओमेगा इंटू 0। तो ये जो आपका आंसर निकल के आया 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी डी टी, वो पूरा आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। क्या बन गया आपका, 0 बन गया। तो बस ये 0 यहां पे रखेंगे तो पीछे कैंसल, dt का इंटीग्रेशन करना बचा सिर्फ। फ्रॉम इक्वेशन 1 P एवरेज इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2t, इंटीग्रेशन dt हो गया आपका कैपिटल T, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट में आपको पता है वो 0 ही होता है, t और t कैंसल, आंसर मिला आपको आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2। ये आंसर आपको याद रखना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 साइकिल के ड्यूरिंग जब करंट 0 हो गया एवरेज, फिर भी पावर 0 नहीं हुआ, रीजन ये है कि पावर डिपेंड करता है आई स्क्वायर के ऊपर। किसके ऊपर, आई स्क्वायर के ऊपर। तो आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आए हैं। नहीं समझ में आ रहे, अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हो, थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप वापस जाके उसको देखिए, अच्छे से समझिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे आरएमएस वैल्यूज के बारे में। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दो याद रखनी है कि आरएमएस करंट, आरएमएस करंट का मतलब होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि करंट को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्सिमम करंट को स्मॉल आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आरएमएस करंट को हम लोग कैपिटल आई से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैपिटल आई। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट यानी करंट का रूट, उसका मीन और उसका स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसका आंसर होता है आई एम अपॉन रूट 2। इसको प्रूव नहीं करना, आपको याद रखना है।
IRMS, इसको कैपिटल आई भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो IRMS। क्या होता है? Im अपॉन रूट टू। उसी तरह RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज यानी VRMS या फिर V इज इक्वल टू रूट मीन और स्क्वायर, उसका आंसर होगा Vm अपॉन रूट टू। क्या होगा? Vm अपॉन रूट टू। यानी हमने जो अभी एवरेज पावर निकाला था उसमें लिखा था Im स्क्वायर R अपॉन रूट, Im स्क्वायर R अपॉन टू। अच्छा, IRMS क्या होता है? ध्यान से देखो, IRMS इज इक्वल टू Im अपॉन रूट टू। यानी Im क्या होगा? चलो मैं लिखता हूं हियर, IRMS इज इक्वल टू Im अपॉन रूट टू। तो Im क्या हो जाएगा? IRMS इंटू रूट टू, यानी उसकी वैल्यू रख देते इधर, IRMS इंटू रूट टू, यानी Im का स्क्वायर करना है ना आपको, Im का स्क्वायर करो, यानी IRMS का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू आर अपॉन टू, तो है ही, दो दो कैंसल, पावर मिलेगा I स्क्वायर आर। यानी अभी आप लोग याद करो, चैप्टर 3 में जो पावर का फॉर्मूला होता था वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे करंट IRMS वाला लेना है। कौन सा लेना है? IRMS। इसी तरह आप तीनों फॉर्मूला याद रख सकते हो, I स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर और IV। बस याद इतना रखना है कि पावर के फॉर्मूला में जो करंट और वोल्टेज है वो कौन से वाले हैं? आरएमएस वाले। अभी मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, ध्यान से देखो कि अगर आपको बोला जाए कि इंस्टंटेनियस करंट, इंस्टंटेनियस करंट, तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? Im साइन ओमेगा टी। अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, तो वो बनता है Im, जिसका फॉर्मूला होता है Vm अपॉन आर। कितना होता है? Vm अपॉन आर। और अगर आपको बोला जाए RMS करंट, RMS करंट, तो वो बनेगा Im अपॉन रूट टू। तीनों चीजें आपको डिफरेंट याद रखनी है, तीनों में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ चलिए अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। क्या है? तो एक सर्किट है जिसमें एसी वोल्टेज अप्लाइड है, जिससे कनेक्टेड है इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में सबको पता होगा, चैप्टर नंबर 6 के अंदर इंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा है। वो एक तरह से कॉइल होता है जिसमें करंट पास होने पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो सुनो, लिखेंगे कंसीडर एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। यहां पे लिखेंगे हियर अप्लाइड वोल्टेज। अभी अप्लाइड वोल्टेज ऑलवेज एसी होता है, यानी वो ऑलवेज क्या होगा? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अभी ध्यान से सुनो, अभी ऐसा नहीं कि हमने लास्ट टाइम भी यही वोल्टेज दिया था तो जो करंट मिला था यही मिलेगा, ऐसा नहीं है। वोल्टेज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कितना देना है, पर करंट सर्किट के हिसाब से डिसाइड होगा कि सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, कितना रेजिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि बट इन केस ऑफ एन इंडक्टर, इंडक्टर के केस में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होता है। अभी वो इंड्यूस वाले में हम लोग नेगेटिव लेते थे, वो अपोज करने वाले डायरेक्शन में होता था। हम लोग यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे एल डी आई अपॉन डी टी। वो माइनस दिखाता था कि अपोज करने वाले डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है, यहाँ पे हम लोग एल डी आई अपॉन डी टी उसकी वैल्यू लेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, जितना भी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा अप्लाइड, उतना सारा इंडक्टर के अक्रॉस, यानी अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों सेम ही है, जो अप्लाइड है वही इंडक्टर का है, यानी एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अभी आप लोग एक बात ध्यान से समझ लो कि हमें फाइंड करना है करंट, हमें यह बताना है कि जितना इतना वोल्टेज जब अप्लाई किया तो करंट कितना मिलेगा। यानी हमें डी आई को सब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, क्या करना पड़ेगा? डी आई को वी एम साइन ओमेगा टी, ये डी टी ऊपर जाएगा और एल नीचे जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि अगर मुझे आई निकालना है डी आई पे से तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। चलो इंटीग्रेशन डी आई तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अच्छा, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वी एम कॉन्स्टेंट होता है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज हमें पता होता है। ठीक है, एल भी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सबको बेसिक तो पता ही होता है, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। पर उससे पहले एक चीज करनी है, टी से जो भी मल्टीप्लाइड है उसको पहले बाहर निकाल के डिवाइड कर देना है। मैंने समझाया था लास्ट थ्योरी में, उसको पहले बाहर डिवाइड करना है, फिर जाके साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी।
क्लियर हो रहा है? अच्छा, अभी हम लोगों को यहाँ उसको साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे पास करंट का फॉर्मूला था रेजिस्टर के केस में वो साइन के साथ था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अभी थीटा यानी ओमेगा टी हो गया, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 यानी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। और अगर माइनस कॉस ओमेगा टी फाइंड करना है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो सामने भी माइनस लगा दो, अंदर दे दो उसको, ये बन जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी मुझे जो चाहिए ये लास्ट वाला, माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो चलो लिखते हैं उसको, क्या बनेगा, वी एम अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अभी यहाँ पे एक आंसर हो जाना चाहिए, पर मुझे इसको कन्वर्ट करना है जो लास्ट टाइम इक्वेशन मिला था आईएम वाला, उसके फॉर्म में। यानी यहाँ पे कुछ आईएम होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, आईएम। पर आईएम लाने के लिए वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ता है रेजिस्टेंस से। यानी यहाँ पे जो नीचे प्रॉपर्टी है एल ओमेगा, ये जो मल्टीप्लाइड है एल इंटू ओमेगा, वो एक तरह से रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं इधर कि हियर एल ओमेगा इज इक्वल टू एक्सएल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो एक तरह से आप याद रखो कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, वो एक तरह से इंडक्टर का रेजिस्टर समझ लो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सएल, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अभी ये जो टर्म है वो बनेगा वोल्टेज अपॉन एक तरह का रेजिस्टेंस यानी रिएक्टेंस, वो बनेगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो जो लास्ट टाइम आंसर मिला था वही फॉर्मेट में आपको आंसर मिल गया, आई एम पीछे साइन और कुछ ना कुछ फेज था। तो यहां पे लिख सकते हैं कि हियर वेर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल या फिर वी एम अपॉन एल ओमेगा। क्लियर है, यहां तक करंट मिला। पर अभी आपको एक बात ध्यान से सुनो कि लास्ट टाइम रेजिस्टर के केस में V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। पर यहां पे देखो V तो उतना ही अप्लाई किया है, पर जो करंट मिल रहा है उसमें पीछे फेज अलग है। ये पाई बाई 2 जितना पीछे है ऐसा बोलेंगे हम लोग, दोनों डिफरेंट फेजेस में है, ये पाई बाई 2 जितना पीछे है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि हियर I एंड V आर इन डिफरेंट फेजेस। लिखेंगे आई लैग्स वी बाय पाई बाई 2। लैग करना यानी उससे पीछे है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो वोल्टेज लीड्स आई बाय पाई बाई 2। यानी जो आगे होता है उसको लीड करना बोलते हैं, पीछे होता है उसको लैग करना बोलते हैं। तो ये पीछे है, कितना पीछे है, पाई बाई 2। तो हम लोग लिखेंगे आई लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में कि ग्राफ जो लास्ट टाइम ड्रॉ किया था ऐसा कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने रजिस्टर में ड्रॉ किया था अगेंस्ट टाइम वोल्टेज और करंट का ग्राफ, ऐसा हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे तो जो इक्वेशन है V का और I का वो रजिस्टर से अलग है, ठीक है। अभी V का तो सेम है, यानी वो साइन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, यानी वो 0 टाइम पे 0 होगा। उस तरह से हम आप लोग पहले V का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए इधर, यानी वो तो सेम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम VM होगा, यहाँ पे माइनस VM होगा, ठीक है। अभी करंट पाई बाई 2 जितना पीछे है, अभी पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, तो आपने अगर शायद वो ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ा हो वो करंट ऑसिलेशन वाला, व्यूज वाला, तो उसमें सबको पता है कि जब ग्राफ इस तरह से होता है तो यहाँ पे टोटल एंगल लिया जाता है पाई 2 पाई 360 यानी 2 पाई, यहाँ पे लिया जाता है 180 यानी पाई, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे लिया जाता है पाई बाई 2 और यहाँ पे लिया जाता है पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2, ठीक है। यानी हर एक 0 के बाद जब वैल्यू मैक्सिमम बनेगी तो एंगल 90 जितना कवर हुआ होगा। साइन में सबको पता है ना, साइन देखो ध्यान से, 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, साइन 180 होता है 0, साइन 270 होता है -1 और साइन 360 वापिस हो जाता है 0। यानी हर एक 90 डिग्री के बाद वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम बन जाएगी, मैक्सिमम होगी तो 0 बन जाएगी। अगर आप लोग किसी वैल्यू से 90 जितना पीछे हो, अगर वो 0 है तो आप मैक्सिमम पे होंगे, अगर वो मैक्सिमम पे है तो आप 0 पे होंगे। यानी 90 पीछे होने का मतलब है कि जब दूसरी आपके जो आगे है वैल्यू, यानी वोल्टेज पाई बाई 2 आगे है, 90 आगे है, यानी जब वो मैक्सिमम होगा
तो करंट जीरो, जब वो जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम। अभी स्टार्टिंग में आप यहाँ पे जीरो टाइम पे चेक करिए तो वो मिलेगा -π/2, यानी करंट आपका नीचे से चालू होगा। ये V का ग्राफ है, उसी तरह ये I का ग्राफ है। अभी दूसरी बात कि जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो बन जाएगा, जब वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम बन जाएगा, यहां तक जाएगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट वापस जीरो, और जब वोल्टेज जीरो तो करंट मैक्सिमम। अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है अच्छे से ध्यान से देखो। जब वोल्टेज जीरो तो करंट नीचे की तरफ मैक्सिमम, पीछे है यानी नीचे से चालू करना है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ध्यान से, ऐसे नहीं कि एक के ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिया तो ग्राफ बन गया, आपको मैच करना है। जब ये जीरो तो करंट मैक्सिमम IM बन रहा है, जब ये जीरो जब ये मैक्सिमम नीचे तो ये जीरो, जब ये जीरो तो ये नीचे की तरफ मैक्सिमम। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। और दूसरी बात ध्यान में ये भी रखनी है कि जो करंट का ग्राफ है वो नीचे होना चाहिए वोल्टेज से थोड़ा, क्योंकि यहां पे भी IM इज इक्वल टू VM/XL होता है ना, IM इज इक्वल टू VM/XL, यानी वोल्टेज को किसी वैल्यू से डिवाइड करने पे ये ग्राफ मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो गया आपका ग्राफ, इसको आपको थ्योरी में मेंशन करना है। इतना आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं पावर के बारे में। चलिए अभी बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है, जैसे हमने रजिस्टर के केस में लिखा था I²R, पर यहाँ पे R नहीं है तो आपको R बिना वाला जो फॉर्मूला है वो IV अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो I क्या होता है, IM साइन ओमेगा टी -π/2, और की V क्या होता है, VM साइन ओमेगा टी। दो इक्वेशंस हमारे पास है, ठीक है। IM VM को एक तरफ कर लीजिए आप लोग। अच्छा, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो साइन ओमेगा टी -π/2 है वो कहां से आया था हमें पता है, वो आया था -cos ओमेगा टी से। कहां से आया था, -cos ओमेगा टी से। तो मैं उसको वापस कन्वर्ट कर लेता हूं -cos ओमेगा टी में। तो मैं IM VM को साइड में ले लूं, ये बनेगा साइन ओमेगा टी, आगे माइनस ले लेते, चलो -cos ओमेगा टी का माइनस आगे ले लो, साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना आपको इक्वेशन। जैसे होता है, आपको एक चीज पता होगी कि sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ। ये कॉमन इक्वेशन है, कहीं जगह फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर मैं sin θ cos θ निकालना चाह रहा हूं तो 2 को नीचे ले जाए, sin θ cos θ इज इक्वल टू sin 2θ/2। यहां पे आपको थीटा की जगह ले लेना है सिर्फ ओमेगा टी। तो आपके पास है sin θ cos θ, यानी sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, sin 2θ/2, यानी ये बन जाएगा P इज इक्वल टू -IM VM sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, sin θ cos θ, sin 2 ओमेगा टी/2। ये बन गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर। चलिए अभी देखते हैं एवरेज पावर ड्यूरिंग वन साइकिल। जैसे रजिस्टर में निकाला था हमने, उसी तरह यहाँ पे भी निकालेंगे। तो फॉर्मेट वही रहेगा। एवरेज पावर कैसे निकालना होता है, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t पावर इंस्टेंटेनियस का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए। चलो कितना है तो बताओ, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t -IM VM sin 2 ओमेगा t/2 dt। क्लियर है? चलो मैं जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूं। यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता है इतनी होती है, वोल्टेज की इतनी होती है, और 2 नीचे कांस्टेंट है, तो मैं पूरा निकाल लेता हूं -IM VM/2, और नीचे t तो है ही, इंटीग्रेशन 0 से t sin 2 ओमेगा t dt। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी sin ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी, sin 3 ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी, इंटीग्रेशन 0 होता है, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 0। सीधा क्या लिख सकते हो, 0। तो कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा आपका 0 ही बन जाएगा एवरेज पावर। अभी बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर को आप लोग एसी वोल्टेज सप्लाई करोगे तो कितना करंट मिलेगा वो आपको बताना है, ठीक है। साथ साथ में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है और पावर भी बताना है। तो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट हम लोग कॉमन सब में लिखते हैं, कंसीडर अ कैपेसिटर लिखेंगे इधर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज हर बार वही होता है, VM sin ओमेगा टी। जो अप्लाइड है वो हम लोग सेम एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, पर कैपेसिटर के केस में फॉर अ कैपेसिटर वो बन जाएगा V इज इक्वल टू Q/C।
क्या बनता है Q बाई सी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग Q को सब्जेक्ट बना लिया, फिर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे। हमें इतना पता है कि जितना इसी वोल्टेज अप्लाइड है वो सारा कैपेसिटर को मिलेगा, यानी ये दोनों सेम है। अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हर बार करते हैं, Q बाई सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे Q को सब्जेक्ट बना लो, C इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। अच्छा, अभी हमें करंट मिलना चाहिए था, पर अभी करना क्या पड़ेगा, तो हियर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। करंट कहां से मिलेगा, Q जो मिला है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबको पता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो चलो D बाई डी टी, Q क्या है, C इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। चलो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन वी एम इंटू सी। पर मैंने आपको बताया कि जब आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ऐसा सीधा नहीं हो जाएगा इसका, ठीक है। टी के आगे जो भी है इंटीग्रेशन में हम लोग बाहर डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में बाहर मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पे मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। आ रहा है समझ में, तो याद रखना इसको, सीधा डिफरेंशिएशन में बाहर पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके उसको साइन को करेंगे कॉस। इंटीग्रेशन में क्या करना था, डिवाइड करना था। अच्छा, अभी यहाँ ध्यान से देखो, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं इधर साइन के फॉर्म में, आंसर लाना है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, यानी ओमेगा टी। थीटा को हम लोग सीधा ओमेगा टी लिख रहे हैं, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन होगा, लास्ट टाइम तो 90 माइनस थीटा लिया था, क्योंकि मुझे लास्ट में ओमेगा टी को प्लस रखना है, ठीक है। वहां पे पहले आगे माइनस था तो मैंने उसको माइनस वाला लिया था, तो लास्ट में फिर वो माइनस माइनस प्लस हो गया था। यहाँ पे आगे प्लस ही है तो मैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी लूंगा। आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, 90 प्लस थीटा भी होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको, साइन कॉस ओमेगा टी को क्या कर देंगे, साइन 90 यानी पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अच्छा, अभी ये सी ओमेगा को मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूं, वी एम डिवाइड बाई 1 अपॉन सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखते, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में है। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आई एम वाला कुछ टर्म चाहिए था, और उसके लिए वोल्टेज डिवाइड बाय समथिंग होना चाहिए, और वोल्टेज के नीचे जो भी टर्म होता है वो एक तरह से रेजिस्टर बन जाता है। यहां पे क्या बन जाएगा वो, हियर 1 अपॉन सी ओमेगा इज इक्वल टू एक्स सी, जिसको लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या लिखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे वहां पे एल ओमेगा होता था एक्सएल, उसी तरह यहाँ पे क्या है 1 अपॉन सी ओमेगा इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अभी इसको हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम करंट, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड बाय किसी भी तरह का रेजिस्टेंस वो देता है मैक्सिमम करंट, यानी मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय रिएक्टेंस। ये बन जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये मिला इक्वेशन वेर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी, या फिर वी एम अपॉन 1 बाई सी ओमेगा। इतना आपको याद रखना है। अभी ध्यान से देखो, यहां पे जो V था उसमें पीछे फेज आपको गिवन था ओमेगा टी, करंट में मिल रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी हियर I एंड V आर इन डिफरेंट फेजेस। अभी यहां पे ध्यान से देखो, लास्ट टाइम हमने लिखा था करंट लैग कर रहा है, क्योंकि वहां पे माइनस पाई बाई 2 था, यहां पे प्लस पाई बाई 2 है, तो I लीड कर रहा है V बाय पाई बाई 2। वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है। तो यहां तक आपको मिला आई का फॉर्मूला। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ, फिर निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, फिर एवरेज पावर, जो हर थ्योरी में करते आ रहे हैं हम लोग। चलिए अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे अगेंस्ट टाइम के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ, ठीक है। तो देखो वोल्टेज तो वही अप्लाइड किया है, तो वोल्टेज का ग्राफ तो कुछ वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जहां पे होता है मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है माइनस वीएम, ठीक है। पर अभी करंट की बात की जाए तो करंट पाई बाई 2 जितना आगे है, यानी जब वोल्टेज 0 होगा वो ऑलरेडी आगे होगा। आगे होने का मतलब, और उसमें भी पाई बाई 2 आगे होने का मतलब है, देखो आपको मैंने समझाया साइन की वैल्यूज हर पाई बाई 2 के बाद मैक्सिमम हो तो 0 बन जाती है, 0 हो तो मैक्सिमम, यानी करंट ऑलरेडी मैक्सिमम पे होगा। जब वोल्टेज 0 तो करंट ऊपर से चालू होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम बन जाएगा तो करंट 0, जब वोल्टेज 0 तो करंट नीचे मैक्सिमम।
जब ये जीरो तो मैक्सिमम, तो ये जीरो, और जब ये जीरो तो वापस मैक्सिमम। यानी आपको अच्छे से इसको कनेक्ट करने डॉट्स। यानी आप ध्यान से देखो, जब ये वोल्टेज जीरो बन रहा है तो करंट नीचे की तरफ मैक्सिमम बन रहा है, जब वोल्टेज आपका मैक्सिमम बन रहा है तो करंट जीरो बन रहा है। इस तरह से आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ऐसे नहीं कि लाइंस बना दी तो ग्राफ बन गया, अच्छे से इसको याद रखना। अभी हम लोग साथ साथ में इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर की बात कर लेते हैं। चलो, पावर क्या होता है इंस्टेंटेनियस वाला? तो वो होता है IV। IV क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि R वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ये रजिस्टर वाली सर्किट नहीं है। चलो, I कितना है तो आपको दिख रहा है इधर, I हमने डिराइव करके रखा है, IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और V कितना है? VM साइन ओमेगा टी। चलो, अभी ये आया कहां से था? तो ये है साइन 90 प्लस थीटा है ना एक्चुअली, तो वो आया था कॉस ओमेगा टी से, तो वो वापस उसको कॉस ओमेगा टी कर लेते। उसके पहले हम लोग क्या करें? VM को आगे ले लें, साइन ओमेगा टी को भी रहने दे इधर, और ये जो साइन 90 प्लस थीटा है उसको मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी ओमेगा टी। अच्छा देखो, मैंने साइड में लिख के रखा है, लास्ट टाइम भी हमने डिराइव किया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यानी साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। लास्ट थ्योरी में हमने किया था, ठीक है। जो लोग शायद यहां से ही देख रहे हैं यही थ्योरी, उनके लिए मैंने वापस साइड में लिखा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? IM VM साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी ओमेगा टी बाय 2, ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। अभी एवरेज पावर निकालना होता है वन साइकिल के लिए, तो लिखेंगे एवरेज पावर ड्यूरिंग वन साइकिल। वन साइकिल तो वो क्या बन जाएगा? P एवरेज, हर बार यही करते हैं हम लोग, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t इंस्टेंटेनियस का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। चलो, करना क्या है? इंस्टेंटेनियस है आपके पास, 1/t 0 से t IM VM साइन 2 ओमेगा t बाई 2 इंटू dt। चलो, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, IM बाहर, VM बाहर, 2 बाहर, IM VM अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2 ओमेगा टी dt। अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि साइन और कॉस अगर किसी भी इंटीजर ओमेगा टी के साथ है, इधर 1 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, उसका इंटीग्रेशन 0 ही होगा, तो इसके पूरे का 0 होगा, तो एवरेज पावर आपका क्या मिल जाएगा? इधर 0, जो लास्ट टाइम भी मिला था। तो इसका मतलब जो पावर मिलता है आपको वो सिर्फ मिलता है रेजिस्टर के केस में। कैपेसिटर में भी एवरेज पावर 0, इंडक्टर में भी एवरेज पावर 0। तो आपको इसको MCQ के लिए याद रखना है कि कौन सी सर्किट पावर यूज करेगी, तो सिर्फ रेजिस्टर वाली। एवरेज की बात कर रहे हैं वन साइकिल की, ठीक है। कैपेसिटर में भी 0 और इंडक्टर में भी 0। तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग की जो मेन थ्योरीज है 3, वो खत्म हो रही है। बोर्ड में चांसेस है कि इसमें से कोई थ्योरी आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं फेजर्स के बारे में। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो फेजर्स वाली जो थ्योरी है आपको रेजिस्टर के तुरंत बाद दे दी है, पर मैं आपको अभी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमने R, L और C तीनों पे AC वोल्टेज अप्लाइड करने वाली थ्योरीज पढ़ ली है। तो अभी जो फेजर्स है आपको इजीली समझ में आएगा। तो फेजर्स का सिंपल मतलब है रोटेटिंग वेक्टर्स। हमने यहाँ पे वोल्टेज और करंट के फेज को डिस्क्राइब किया कि कौन फेज में आगे है, कौन पीछे है, कौन साथ में है, ठीक है। तो उसको एक तरह से वेक्टर्स के फॉर्म में दिखाना होता है। तो ध्यान से सुनो, रेजिस्टर के केस में आप लोग फॉर्मूलाज याद करो कि जो V होता था वो तो VM साइन ओमेगा टी ही है, पर आपका जो I होता था वो भी यहाँ पे तो वही होता था ना, रेजिस्टर के केस में वही होता था। चलो हम लोग तीनों में लिख लेते, ठीक है, तीनों में पहले लिख लेते। इंडक्टर के केस में भी वोल्टेज तो वही अप्लाई करना होता था, पर आपका जो करंट होता था वो मिलता था IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और तीसरा जो है आपका कैपेसिटर वाला केस, उसमें ये होता था कि V तो उतना ही अप्लाई करना है, VM साइन ओमेगा टी, पर जो करंट मिलता था वो होता था IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है तो ध्यान से देखो, वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में है, तो वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी दोनों साथ साथ रोटेट करेंगे। यानी मान लो कि यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो करंट वाला भी थीटा बनाएगा, वोल्टेज वाला भी। अभी आप देखो कि मैंने एक एरो को छोटा ड्रॉ किया है, एक को बड़ा किया है। रीजन ये है कि आपने अगर ग्राफ देखा हो तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो नीचे तक, और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू उससे ऊपर होती थी। यानी जो छोटी वाली लाइन है वो करंट का फेजर है, अभी उसको वेक्टर से दिखाना होता है, और ये जो बड़ी वाली वैल्यू है वो वोल्टेज का फेजर है।
दोनों साथ में रोटेट करेंगे, यानी दोनों साथ में 90 बनेंगे, साथ में 180 बनेंगे, साथ में 0 बनेंगे, उस तरह से साथ में घूमेंगे क्योंकि फेज सेम है, दोनों में क्या सेम है, फेज सेम है। अच्छा यहाँ पे देखो करंट π/2 जितना पीछे है, यानी सब में अगर मैं कॉमन वोल्टेज का वेक्टर इधर दिखाता हूं यानी फेजर, तो करंट π/2 पीछे पीछे यानी इधर, और उसकी लाइन भी छोटी बनेगी, कितना पीछे, π/2 जितना पीछे। यानी मान लो कि ये फेजर्स ऐसे घूम रहे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, तो ये वाला ऑलवेज उसके पीछे रहेगा, ऐसे घूम रहे ऐसे, तो ये वाला ऑलवेज उसके पीछे ही रहेगा, कितना भी ये आगे निकल जाए ये ऑलवेज उसके पीछे पीछे चलेगा, कितना पीछे, 90 जितना पीछे रहेगा। ठीक है, आप उसको सीधा भी दिखा सकते हो, यानी वोल्टेज आप इधर दिखाओ और करंट आप उसके पीछे, ऐसे 90 भी दिखा सकते हो, ऐसे घूमेगा, या फिर हमने उसको क्रॉस में दिखाए, आप ऐसे 90 पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, पर अगर आप 90 पे दिखाओगे तो वोल्टेज वाला फेजर यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे, करंट वाला एक्स एक्सिस पे आएगा, तो आपको डिफरेंसेस नहीं नजर आएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा क्रॉस में दिखा रहे। तीसरा है कैपेसिटर। अभी देखो करंट आपका π/2 जितना आगे है, यानी वोल्टेज को तो मैं कॉमन कर लेता हूं, इधर वोल्टेज को मैं कॉमन कर लेता हूं, करंट मेरा आगे है π/2 जितना आगे है, π/2 जितना आगे है, यानी कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी फेजर्स इस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, वोल्टेज पीछे ही रहेगा ऑलवेज, करंट आगे ही रहेगा, ऐसे ऐसे घूमेंगे, ये वाला मार्कर वाला हैंड करंट है तो वो ऑलवेज आगे रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा, ऑलवेज वो वोल्टेज पीछे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। अभी ध्यान से समझ लो, मेन बात ये है कि ये तीनों फेजर डायग्राम आपको जो 3 थ्योरीज पढ़ी उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। समझ में आ रहा है? थ्योरी अगर आपको बोर्ड में पूछते हैं तो सबसे पहले आपको सर्किट ड्रॉ करनी है, फिर आपको करंट का फॉर्मूला निकालना है, फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर आपको पावर निकालना है, और लास्ट में आप लोग फेजर डायग्राम दिखा सकते हो, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, जहां पे आप लोग ग्राफ दिखाते हो उसके बाजू में ही आप लोग या फिर नीचे फेजर डायग्राम दिखा सकते हो, पर कंपलसरी आपको उसको दिखाना है। तीनों थ्योरीज के लिए ये फेजर डायग्राम आपको एक एक सिंगल उसको इंक्लूड कर लेना है। रजिस्टर वाले में ये करना है, इंडक्टर में ये करना है, कैपेसिटर में आपको ये करना है। तो यहाँ पे आपके फेजर्स खत्म हो रहे हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट, उसका फेजर सॉल्यूशन, उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन। चलिए अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो अब तक हमने जो 3 थ्योरीज देखी, हमने उसमें एक बार रेजिस्टर को एसी वोल्टेज दिया, कैपेसिटर को दिया, इंडक्टर को दिया। अभी तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को एसी वोल्टेज देना है, तो सिंपल लिखेंगे हियर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड एन एसी वोल्टेज। अभी ध्यान से सुनो, आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, सब में जो करंट जाएगा वो सेम ही फ्लो होगा, करंट डिवाइड नहीं होता। तो हम लोग लिखेंगे कि हियर करंट I is same for all 3 components, 3 कंपोनेंट है इसके अंदर, L, C और R, तीनों के लिए करंट सेम होगा, पर वोल्टेज जो होता है अप्लाइड वो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में दो चीजों, अगर सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज डिवाइड होगा, यानी L के 2 एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको VL लिखेंगे, कैपेसिटर के 2 एंड के भी अक्रॉस जो होगा उसको VC लिखेंगे, और रेजिस्टर के अक्रॉस जो होगा उसको VR लिखेंगे। यानी मान लो कि 100 वोल्ट है, तो मान लो कि थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा है, यानी वो डिवाइड हो रहा है, और वो भी सेम फेज में नहीं है जिसको डिस्कस करेंगे। पर एक बात तो क्लियर है कि वोल्टेज सेम नहीं होगा, सीरीज कनेक्शन है, तो लिखेंगे हियर, बट हियर इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज इज डिफरेंट, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो तीनों के वोल्टेज का सम, VL प्लस VC प्लस VR, तीनों के वोल्टेज का सम करेंगे तो वो बनेगा अप्लाइड। अभी VL सबको पता है क्या होता है, LdI/dt, प्लस VC क्या होता है, Q/C, और VR क्या होता है, I/R, सॉरी IR होगा, क्या होगा, IR होगा।
ये तीनों का सम करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वोल्टेज। अभी ये थ्योरी आपको यहां तक तो लिखनी ही है। अभी इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकता है कि इसका फेजर सॉल्यूशन निकालो और उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, ध्यान से समझ लो, ये दोनों में कॉमन रहेगा। फिर फेजर पूछा है तो यहां से फेजर सॉल्यूशन कंटिन्यू करना है। अगर एनालिटिकल पूछा है तो आप सीधा ये इक्वेशन लिख के, ये डायग्राम इक्वेशन लिख के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी ये दो लाइन लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दोनों में कॉमन रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका फेजर सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सीरीज कनेक्शन। अभी बात करते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर फेजर सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो कैसे निकालना है तो ध्यान से सुनो। तीन कंपोनेंट के फेजर डायग्राम आपको पता है, तीनों में फेजर में कौन आगे होता है कौन पीछे होता है वो भी सबको पता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग पूरे सीरीज कनेक्शन का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि तीनों के सभी कंपोनेंट यानी जो कंपोनेंट्स है, जो फेजर्स है वोल्टेज और करंट, उसको यहाँ पे एक ही ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि जो सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट सेम होता है, तो सबका करंट वाला फेजर एक ही बनेगा, सबके लिए करंट का फेजर यही बन जाएगा। करंट सेम है तो करंट सेम बन जाएगा, पर वोल्टेज अलग अलग है। वोल्टेज अलग अलग है तो जिसका वोल्टेज जहां पे होगा उसको हम लोग वहां पे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अभी आपको पता है कि रेजिस्टर में हमने जो सिंगल थ्योरी पढ़ी थी उसकी इंडिविजुअल रेजिस्टर वाली, उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते थे, तो वोल्टेज का जो फेजर आएगा वो करंट के ऊपर ही आएगा, पर वो थोड़ा बड़ा होता है वोल्टेज वाला वैल्यू आपको पता है, ठीक है। चलो, उसके बाद कैपेसिटर में करंट आगे होता है, यानी वोल्टेज को पीछे रखना पड़ेगा, कितना 90 जितना। कैपेसिटर में होता है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, करंट प्लस पाई बाई टू आगे होता है, यानी करंट आगे है। तो ऑब्वियसली इंडक्टर में करंट पीछे होता है, वो भी सबको पता है। तो हम लोग यहां पे इंडक्टर की लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे, फेजर है, यहां पे भी 90, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पे हमने कंडीशन ये ली है कि हियर, चलो पहला पॉइंट लिख देते हैं, हियर इज अ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम फॉर सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर, सीरीज है इसीलिए करंट सेम है, ठीक है। व्हेन VC ग्रेटर देन VL, VC ग्रेटर देन VL हमने रखा, आपको दिख रहा है कि फेजर वैल्यू है उसकी जो बड़ी रखी है VL के कंपेयर VC बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अभी हमें वोल्टेज का इक्विवेलेंट निकालना है, यानी हमें रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। तीन वेक्टर है रिजल्टेंट। अभी देखो ध्यान से, VC और VL का रिजल्टेंट तो क्या बन जाएगा, VC ज्यादा है VL कम है, तो रिजल्टेंट VC की तरफ बनेगा। बेसिक अगर आपको फेजर वाले पता होते हैं, मतलब फेजर यानी वेक्टर पता है, तो VC माइनस VL रिजल्टेंट बनेगा, और वो इधर बनेगा, कहीं पे इधर बनेगा, ये बनेगा VC माइनस VL। चलो, वो दोनों तो है इधर, इधर VR तो है ही, और साथ में करंट वाला फेजर भी है। यानी हमने इसको, ये क्या मिला, इधर VC था इधर VL था, दोनों का रिजल्टेंट इधर मिला। अभी पूरे का रिजल्टेंट निकालना है, पूरे का रिजल्टेंट यानी VR और VC माइनस VL का रिजल्टेंट। तो आप पैरेललोग्राम मेथड याद है आपको, 11th के अंदर आता था, पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, और जो बीच में से निकलेगा डायगोनल वो बन जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज, वो बन जाएगा रिजल्टेंट का फेजर। यानी यहां पे ये V है, VR और VC माइनस VL का रिजल्टेंट। अच्छा, अगर ये VC माइनस VL है तो ये भी कितना होगा, इधर भी ये VC माइनस VL। अच्छा, मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इधर, ठीक है, VC माइनस VL, ये लेंथ VC माइनस VL है, तो वो भी क्या होगी, VC माइनस VL, और यहां पे एक राइट एंगल बन रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करें, ये वाला ऊपर, ये VC माइनस VL और ये रिजल्टेंट भी। देखो ध्यान से, राइट एंगल के सामने क्या है, रिजल्टेंट वाला V है। चलो, ये वाली वैल्यू क्या है, VC माइनस VL, मैं वैल्यू लिख रहा हूं सिर्फ। और तीसरा वाला क्या है, ये VR है, तीसरा वाला क्या है VR, और यहां पे एंगल बन जाएगा फाई, ये वाला एंगल बनाएंगे फाई हम लोग, ठीक है, VC माइनस VL के सामने। सिंपल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल को मैंने नीचे रखा है, ये VR है, फिर ये जो छोटी लेंथ है वो क्या है, VC माइनस VL, और ये जो डायगोनल ड्रॉ किया है वो हाइपोटेन्यूज बनेगा, राइट एंगल के सामने V बनेगा। अभी सॉल्यूशन कैसे लाना है तो सुनो ध्यान से। हमें पता है कि हर एक के लिए IM का कुछ फॉर्मूला बनेगा, मैक्सिमम करंट का कुछ फॉर्मूला बनेगा, और वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो लिखेंगे हियर, अगर हम लोग रेजिस्टर के लिए लिखे IM इज इक्वल टू VM अपॉन R,
आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर, और वी एम कौन सा, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर। तो मैं लिख सकता हूं इधर कि वी एम ऑफ रेजिस्टर जो है आई एम इंटू आर के बराबर। किसके बराबर है, आई एम इंटू आर। ध्यान से सुनो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर, और वी एम किसका वी एम, तो रेजिस्टर का वी एम डिवाइड बाय आर, तो वी एम आर जो होगा आई एम इंटू आर। उसी तरह कैपेसिटर के लिए आई एम इज इक्वल टू क्या बनता है, वो वी एम अपॉन एक्स सी, पर कैपेसिटर है तो वी एम सी, तो वी एम सी क्या बन जाएगा, आई एम इंटू एक्स सी। चलो उसी तरह आई एम इज इक्वल टू वी एम एल अपॉन एक्स एल, तो वी एम एल क्या बन जाएगा, आई एम इंटू एक्स एल। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, सबके लिए मैंने आई एम सेम रखा है क्योंकि उसका मैक्सिमम करंट सेम होगा, वी एम अपॉन आर, वी एम अपॉन एक्स सी, वी एम अपॉन एक्स एल, और जो वी एम है वो रेजिस्टर वाला, कैपेसिटर वाला, इंडक्टर वाला। अच्छा ये ट्राइंगल पे से आप देखो, ये ट्राइंगल पे से आप लोग देखो तो क्या बन रहा है इधर कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल स्क्वायर। अच्छा हम लोग यहाँ पे एक बात लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी वेक्टर माइनस वी एल वेक्टर इज वी सी माइनस वी एल, सिर्फ वैल्यू, एंड ऑफ वी आर वेक्टर इज वी आर, एंड ऑफ वी वेक्टर इज वी। हमने बता दिया कि सबका मैग्नीट्यूड लिया है, तो फ्रॉम अ ट्राइंगल वो ट्राइंगल पे से क्या बन रहा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हम लोग अगर मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें, ये वी स्क्वायर, ये फाइनल जो मिल रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा, पाइथागोरस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो वी आर स्क्वायर कितना है बताओ, वी आर स्क्वायर यानी वी, अभी हम लोग अगर इसको मैक्सिमम के लिए लिखे तो भी वही बनेगा, सबके लिए वी है तो मैं सबको क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दो। वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम आर स्क्वायर प्लस वी एम सी माइनस वी एम एल उसका स्क्वायर, उसको मैंने सब में मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो वी एम आर स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एम सी माइनस वी एम एल, वी एम सी कितना है, आई एम एक्स सी माइनस आई एम एक्स एल उसका स्क्वायर। चलो अगर मैं दोनों में से आई एम कॉमन निकालूंगा तो बाहर निकलेगा आई एम स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ध्यान से समझो, आई एम स्क्वायर आर प्लस आई एम स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा एक्स सी माइनस एक्स एल। यहाँ पे कंडीशन हमने अप्लाई करके रखी है, ध्यान से समझना, VC ग्रेटर देन VL है, इसीलिए ये VC माइनस VL मिल रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखेंगे आगे। अच्छा अभी दोनों में से आई एम स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये पहला टर्म दूसरा टर्म आई एम स्क्वायर, पहले में बचेगा R, अच्छा स्क्वायर है R का इधर, स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, सामने क्या है वी एम स्क्वायर। अच्छा अभी हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी अगर मैं यहां से आई एम स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेता हूं तो वो बन जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि जो ये अगर वी एम स्क्वायर है, अच्छा मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक स्टेप लिखता हूं, बीच में लिखता हूं, आप लोग देख लो इसको, ठीक है। चलो अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूं तो वो बन जाएगा आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। और ये जो नीचे टर्म है उसको लिखेंगे हियर आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। क्या है वो, Z के बराबर, यानी ये जो नीचे वाला पूरा टर्म दिख रहा है आपको वो एक तरह से रेजिस्टर होगा, यानी वो Z है पूरा, यानी उसका रूट जो है वो Z के बराबर, और Z का मतलब होता है Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस। वो क्या है आपका इम्पीडेंस। तो थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ये लास्ट वाला आपको लिखना है। अच्छा Z भी एक तरह से रेजिस्टर है, ठीक है। LCR सीरीज सर्किट का उसका रेजिस्टेंस जो होता है इक्विवेलेंट, उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे थोड़ा आपको समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, पर आप ये मेथड से करना आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन के बारे में। एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है फेजर में जो आंसर आया था वही बात आपको एनालिटिकली प्रूव करनी है। तो देखो वहां पे एक ट्राइंगल मिला था आपको जिसमें था फाई VC माइनस VL VR और V। यही ट्राइंगल हम लोग इम्पीडेंस वाले के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी VR की जगह उसका रेजिस्टेंस R,
Vc माइनस VL की जगह Xc माइनस XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, और फाइनल वोल्टेज की जगह फाइनल इंपीडेंस Z। ठीक है, तो यही ट्रायंगल उसके लिए प्रूव हो सकता है, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको बताया कि फॉर अ सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट में होता है कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। चलो VL क्या होता है उसमें, L di अपॉन dt, VC क्या होता है, Q बाई C, और VR क्या होता है, I इंटू R। अभी ध्यान से समझो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे ये पूरे को Q में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, हियर I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, यानी I की जगह मैं क्या रख दूंगा, डी क्यू अपॉन डी टी, पर मुझे एक और वैल्यू चाहिए डी आई अपॉन डी टी की। ये बीच वाले में तो Q है ही, यहां पे डी आई अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, पहला I तो मिल गया, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी यानी डी बाई डी टी ऑफ I, I यानी किसका, डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो बन जाएगा V इज इक्वल टू एल, डी आई अपॉन डी टी क्या है, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस क्यू बाई सी तो है ही, आई आर में आर तो है, आई क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी आर को आगे ले लो, आई क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी टी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी शायद आपको ऑसिलेशन वेव्स वाला चैप्टर पता हो, तो ये एक तरह से ऑसिलेशन का फॉर्मूला है, फोर्स्ड ऑसिलेशन का फॉर्मूला, तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू ऑसिलेशंस, सिमिलर टू ऑसिलेशंस, जहां पे Q होता है QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी Q में भी कुछ फेज डिफरेंस होगा, वो है थीटा के बराबर, यानी ये Q जो है QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी वो Q मैं यहां पे रख दूंगा, पर साथ साथ में मुझे डी क्यू अपॉन डी टी भी चाहिए, यानी उसकी एक बार डिफरेंशियल वैल्यू भी चाहिए और दूसरी बार भी चाहिए, तो मैं डी क्यू अपॉन डी टी भी निकाल लेता हूं। चलो डी क्यू अपॉन डी टी कैसे निकलेगा, तो डी बाई डी टी, क्यू यानी क्या, QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन में QM तो बाहर आ जाएगा, पर आपको एक बात मैंने बताई कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो T के साथ जो है उसको पहले बाहर निकालना होता है, यानी बाहर जो QM था साथ में एक ओमेगा आ जाएगा, फिर आप साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का करो, वो बन जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, उसी तरह डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी, यानी डी क्यू बाई डी टी का एक बार और डिफरेंशिएशन। चलो डी बाई डी टी, डी क्यू ऑफ डी टी का यानी किसका, इसका डिफरेंशिएशन, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो यहां से भी क्यू एम ओमेगा तो बाहर आएगा, पर साथ साथ में एक और ओमेगा बाहर आएगा, यानी एक ओमेगा तो है ही बाहर, एक और ओमेगा, यानी बाहर QM के साथ साथ दो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो है ही, साथ में एक ओमेगा बाहर आया। अच्छा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तीन वैल्यूज मिली, डी क्यू मिला, डी क्यू अपॉन डी टी मिला, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करो, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो चलो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू L तो है ही, L तो है ही, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर। चलो उसके बाद प्लस क्यू बाई सी, प्लस क्यू यानी क्या, क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बाई सी, प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी, यानी प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी ये क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इक्वेशंस आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, पर इजी है बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखो, ये सी है, ये 1 अपॉन सी है ना इधर, प्लस पूरे के अपॉन में सी, यानी 1 अपॉन सी है वो। ठीक है, बट हमें पता है कि एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा होता है, तो 1 अपॉन सी उसमें से क्या हो जाएगा, एक्स सी इंटू ओमेगा। 1 अपॉन सी क्या हो जाएगा, एक्स सी इंटू ओमेगा, यानी ये दूसरे टर्म में 1 अपॉन सी की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स सी ओमेगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस एल क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन
ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 1/c की जगह चलो मैं नीचे लिख रहा हूं उसको, प्लस 1/c की जगह एक्सी ओमेगा, पीछे सारा यानी 1/c की जगह ऊपर आ गया एक्सी ओमेगा, बाकी सब रहेगा क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और तीसरा वाला टर्म भी रहेगा आर क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। समझ में आया? क्या किया? 1/c की जगह लिखा एक्सी इंटू ओमेगा। अच्छा, अभी सब में क्यू एम ओमेगा है कॉमन, क्यू एम ओमेगा इधर भी है, क्यू एम ओमेगा यहाँ पे एक ओमेगा लिखना रह गया, यहाँ पे एक ओमेगा है, आर क्यू एम ओमेगा वाला है ना, आर क्यू एम ओमेगा किधर गया आपका? अच्छा यहाँ पे है ना एक आर क्यू एम ओमेगा इधर इधर, ठीक है, आर क्यू एम ओमेगा, आर क्यू एम ओमेगा कॉस। अच्छा सब में क्यू एम ओमेगा है, क्यू एम ओमेगा, क्यू एम ओमेगा, यानी दो में से एक बाहर आ जाएगा, तो सब में से मैं क्यू एम ओमेगा बाहर निकाल लेता हूं। साथ साथ में पहले और दूसरे में साइन ओमेगा टी प्लस थीटा भी कॉमन है, तो मैं ये प्लस वाले को मैं पहले आगे लिख देता हूं, आर क्यू एम ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो ये दोनों में से मैं पीछे कॉमन निकाल लेता हूं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या बचेगा? इसमें बचेगा, चलो क्यू एम ओमेगा तो बाहर इस तरफ आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा पीछे कॉमन आ गया, इसमें बचेगा एक्सी, और ये माइनस इसमें साइन ओमेगा टी प्लस थीटा पीछे कॉमन निकाल लिया, क्यू एम में से एक क्यू एम और एक ओमेगा बाहर निकाल लिया, एक ओमेगा और एल बच रहा है, और एल ओमेगा होता है एक्सएल। क्लियर हुआ? तो एल और एक ओमेगा बचा था उसको मैंने क्या लिख दिया? एक्सएल लिख दिया। अच्छा यहां पे क्या करेंगे, तो राइट में हम लोग राइट वाला जो टर्म है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जेड ऑन राइट, यानी v इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो क्यू एम ओमेगा जेड और डिवाइड भी करो। अभी मैं डिवाइड करके सीधा उसको अंदर दे देता हूं, अंदर दे देंगे तो r अपॉन जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और पीछे एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर हो रहा है? z मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, डिवाइड करके अंदर दे दिया तो दोनों के अपॉन में वो चला गया। अभी ध्यान से देखो, ट्राइंगल में देखो आप लोग, r अपॉन जेड, r अपॉन जेड वो बनेगा कॉस फाई, कॉस फाई क्या बनेगा? r अपॉन जेड। उसी तरह एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड वो बनेगा एक्सी माइनस एक्सएल, ऑपोजिट सामने वाली साइड, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड वो क्या बनेगा आपका? साइन फाई बनेगा। क्या बनेगा? साइन फाई। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कॉस फाई, इसकी जगह लिख सकता हूं साइन फाई। तो ये बनेगा v इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और बनेगा साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर हो रहा है? अच्छा अभी यहां पे इतना अगर आपको समझ में आया है तो मैं ये वाली वैल्यूज हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है इसके लिए, ठीक है। देखो अभी उससे आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये जो ब्रैकेट है उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन अप्लाई हो रहा है जो इस तरह से कुछ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। यानी हमारे पास ऐसा ही कुछ है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अभी मैं इसको ए ले रहा हूं, अब इसको ए क्यों ले रहा हूं मैं बता रहा हूं, इसको बी, ओमेगा टी प्लस थीटा को ए और ये फाई को बी, तो अंदर बनेगा आपका v इज इक्वल टू, ये याद रखना आपको, ये याद रखना अलग से, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड, और अंदर बनेगा कॉस ए माइनस बी। कॉस ए किसको माना है? ओमेगा टी प्लस थीटा, और माइनस बी क्या है? फाई। अगर मैंने फाई को ए माना होता तो वो आगे आता माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, पर माइनस थीटा और प्लस थीटा दोनों सेम होते हैं कॉस के लिए, कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अभी लेफ्ट में v की वैल्यू लिखते, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई। तो यहां पे आप दोनों साइड कंपेयर करो तो ये जो साइन ओमेगा टी है वो इसके बराबर होना चाहिए, और ये जो Vm है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर ऑन बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स, तो आपका जो Vm है वो बनेगा Qm ओमेगा Z, और ये जो Qm ओमेगा है वो Im के बराबर है। किसके बराबर? Im, यानी Vm इज इक्वल टू Im Z होता था ना, वहां यहां पे भी ऐसा ही होगा, तो Im इज इक्वल टू Vm अपॉन Z, where Im is equal to Qm into omega।
ये हो गया आपका एनालिटिकल सॉल्यूशन। अच्छे से इसको समझ लीजिए, देखने में आपको लग रहा है कि कितनी बड़ी थ्योरी है, पर स्टेप बाय स्टेप आप इसको करोगे तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के अंदर जो नेक्स्ट थ्योरी है रेजोनेंस के बारे में। अब तक जो हमने चीजें पढ़ी जिसके अंदर हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया रेजिस्टर के ऊपर, इंडक्टर के ऊपर और कैपेसिटर, यानी तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई किया। फिर हमने एलसीआर सर्किट सीरीज कनेक्शन किया, यानी एल सी एंड आर तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करके फिर एसी वोल्टेज अप्लाई किया। तो हर एक केस के अंदर हमें करंट का कुछ फॉर्मूला मिलता था, करंट वोल्टेज से आगे है पीछे है फेज में वो पता चलता था, और मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला मिलता था। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर, इंडक्टर के अंदर वी एम अपॉन एक्सएल, कैपेसिटर के अंदर वी एम अपॉन एक्स सी। उसी तरह एलसीआर सीरीज के अंदर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। ठीक है, अभी सुनो रेजोनेंस क्या है कि मान लो कि एक सर्किट है, इफ एन एलसीआर सर्किट इज ऑसिलेटिंग विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड इट इज ड्रिवन बाय सम एक्सटर्नल सोर्स फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज की बात चल रही है। अभी एलसीआर जो सीरीज सर्किट होती है जैसे कि नॉर्मली वो रेडियो में यूज होती है। ठीक है, रेडियो के अंदर मान लो कि एलसीआर सर्किट है, उसके अंदर उसकी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, समझ लो उसकी खुद की क्या है, मान लो कि ये रेडियो हो गया, उसकी खुद की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो करंट फ्लो कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, अभी एक एक्सटर्नल अभी एक्सटर्नल यानी टावर होता है, टावर पे से जो वेव्स आते हैं रेडियो वेव्स उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अभी ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ड्रिवन बाय सम एक्सटर्नल सोर्स फ्रीक्वेंसी। हमने ये बोला कि एट सम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी द करंट विल बिकम मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी एक वैल्यू के ऊपर वो जो करंट है आपका सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम बन जाएगा। यानी आपको पता है कि जब रेडियो के अंदर हम लोग चैनल चेंज करते, जैसे वो पुराना वाला रेडियो होता था वो घुमाने वाला, तो उसमें क्या होता था कि एक फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करना पड़ता था। जैसे 98.5 आपको सुनना है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब आप उसको चेंज करोगे, जैसे 95 से आप आगे जा रहे हो 96, 97, तो जैसे जैसे आप 98 के क्लोजर जाओगे आपको वो आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगा 98 वाला। ठीक है, पर आपको क्लियरली कब सुनाई देगी वो एग्जैक्टली 98.5 के ऊपर। यानी हमें जो फ्रीक्वेंसी रेडियो की रखनी पड़ेगी वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही मैक्सिमम करंट फ्लो कर पाएगा, और वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको आवाज जो होती है बहुत ज्यादा क्लियरली सुनाई देगी। यानी हमने ये बोला कि एट सम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी करंट विल बिकम मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम बन जाएगा, यानी हमें क्लियरली वो सुनाई देगी आवाज। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस, और वो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से सुनो, एट रेजोनेंस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बिकम सेम एज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। अभी आपको मैंने समझाया कि जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, जैसे वेव्स आते हैं ना, रेडियो वेव्स आते हैं, ठीक है, टावर में से, तो अलग अलग चैनल्स की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये समझ लो कि एक चैनल ये है 96.5, फिर समझ लो कि एक चैनल ये है आपका 98.5, एक समझ लो कि इस तरह से है 99.3, ऐसा कुछ। तो हमें अगर जो भी चैनल सुनना है, हमारे रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल के बराबर करनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे ये 96.5 सुनना है तो मेरे रेडियो की ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इससे मैच करनी पड़ेगी। हम मैच करते हैं ना, जैसे 98.5 पे ले गए, यानी हमने उसको एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये सुनना है तो मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इससे मैच करना पड़ेगा। यानी मुझे जो आवाज क्लियरली सुननी है वहां पे रेजोनेंस का फिनोमिनन होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, यानी दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो जानी चाहिए, करंट मैक्सिमम हो जाना चाहिए। हमने ये बोला कि एट रेजोनेंस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बिकम सेम एज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एंड इंपीडेंस विल बिकम मिनिमम। आपको पता है कि रेजोनेंस एलसीआर सर्किट के अंदर आई एम इज इक्वल टू होता है वी एम अपॉन जेड। क्या होता है? वी एम अपॉन जेड। अभी जब मुझे करंट मैक्सिमम करना है तो मुझे इंपीडेंस को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। यानी अगर रेजोनेंस के ऊपर करंट मैक्सिमम हो रहा है
तो वो टाइम पे इंपीडेंस क्या हो रहा होगा, मिनिमम हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बस यही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस के ऊपर दोनों सेम हो जाएगी, करंट मैक्सिमम बन जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम बन जाएगा। अभी आपको इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालना मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसको मैं हटा देता हूं, अभी ये मतलब समझने के लिए था, अभी डेरिवेशन थ्योरी में आपको एग्जाम में कैसे लिखना वो समझते हैं, ठीक है। तो अभी करना क्या है, इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं अगर एग्जाम में थ्योरी आती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि फॉर एन LCR सीरीज कनेक्शन, LCR सीरीज सर्किट के लिए क्या होता है कि IM इज इक्वल टू होता है VM अपॉन Z। LCR में इंपीडेंस लेना पड़ेगा। देखो जो सिंगल सर्किट होती थी उसके अकॉर्डिंग रेजोनेंस लेते थे, यानी रेजोनेंस में R लेते थे, कैपेसिटर में XC लेते थे, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते थे, इंडक्टर में XL लेते थे, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस। LCR में पूरे का मिला के Z लेना होता था, ठीक है। अभी Z का भी आपको फॉर्मूला पता है, VM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। क्लियर है, ये IM इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। बट एट रेजोनेंस करंट मैक्सिमम बन रहा है, यानी IM का भी मैक्सिमम, IM मैक्सिमम इज इक्वल टू VM अपॉन Z मिनिमम, यानी करंट मैक्सिमम इंपीडेंस मिनिमम। अभी Z मिनिमम कितना हो सकता है, अभी Z मिनिमम होने के लिए अभी ध्यान से देखो कि ये नीचे वाली वैल्यू मिनिमम करनी है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस को तो मैं जीरो नहीं कर सकता, इसको भी जीरो नहीं कर सकता, इसको भी जीरो नहीं कर सकता, पर मैं क्या कर सकता हूं कि XC और XL की वैल्यू उस तरह से सेट की जाए ताकि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। अगर ये वैल्यूज सेम हो जाएगी XC और XL, तो हम लोग लिखेंगे कि XC इज इक्वल टू XL एट रेजोनेंस, IM मैक्स इज इक्वल टू VM अपॉन Z मिनिमम, XC इज इक्वल टू XL। XC इज इक्वल टू XL हो जाएगा तो ये दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी ये अंडर रूट R स्क्वायर बचेगा। R स्क्वायर अंडर रूट का मतलब होता है एट रेजोनेंस ना IM मैक्सिमम इज इक्वल टू VM अपॉन R, यानी Z की मिनिमम वैल्यू R के बराबर हो सकती है, अभी उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। R को हम लोग जीरो नहीं कर सकते, मतलब कम कर सकते जितना करना उतना, पर उसको पूरा कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों को सेम कर देंगे तो डिफरेंस जीरो निकल के आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर बचेगा, इसकी वैल्यू होती है R, यानी इंपीडेंस रेजोनेंस के ऊपर IM मैक्स इज इक्वल टू VM अपॉन R, ठीक है। ये IM मैक्स मिला। अभी क्या करेंगे कि नाउ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्म रेजोनेंस के ऊपर आपको पता है कि XC इज इक्वल टू XL हो रहा है, XC इज इक्वल टू XL। अभी XC क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन C ओमेगा, इज इक्वल टू XL क्या होता है, L ओमेगा। चलो ये ओमेगा को सामने ले जाओ, L को नीचे लाओ, यानी एक तरफ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरी तरफ हो जाएगा 1 अपॉन LC। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। अभी टेक्स्ट बुक में उन्होंने इसको फ्रीक्वेंसी बोला है, वैसे तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर आपको F निकालना है तो ओमेगा को आप लिखो 2 पाई F इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। दिस इज कॉल्ड दी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसको ओमेगा नॉट से लिखते हैं जनरली, इसको ओमेगा नॉट से लिखते हैं इसको, ठीक है, ओमेगा नॉट, और इसको F नॉट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस के ऊपर क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम, इंपीडेंस मिनिमम यानी R के बराबर, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा नॉट 1 अपॉन रूट LC, और F कितनी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। तो इस तरह से आपको बोर्ड की एग्जाम में थ्योरी लिखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज रेजोनेंस, डिराइव द इक्वेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इतना आपको लिखना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ साइड में आ रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप साथ में पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो थ्योरी है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में। डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या फिर क्वालिटी फैक्टर भी इसको बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो देखो करना क्या है, आपको एक चीज अभी समझ में आ गई है कि जब ओमेगा क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसकी वैल्यू के ऊपर, यानी एक वैल्यू ऐसी होती है
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, उसके ऊपर जो करंट होता है आपका वो मैक्सिमम बन जाता है, यहां पे वो मैक्सिमम बन जाता है। यानी ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहां पे जो करंट है वो है आपका आई एम मैक्सिमम। अभी यहां पे आपको आई एम मैक्सिमम क्यों लेना है, तो मैंने आपको समझाया कि आई एम का भी मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जब रेजोनेंस हो रहा होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि दो और ऐसी फ्रीक्वेंसीज चूज करनी है जहां पे करंट की वैल्यू आई एम मैक्सिमम अपॉन √2 हो जाए, यानी इसकी आरएमएस के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है सबको? सबको बताया कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन √2 लिखते हैं हम लोग, यानी मैक्सिमम करंट अपॉन √2। अभी यहां पे मैक्सिमम कितना है, आई एम मैक्सिमम, यानी यहां पे मैक्सिमम को हमने आई एम मैक्सिमम से नोट किया है, तो उसकी आरएमएस वैल्यू कुछ यहां तक होगी, यहां पे होगी आई एम मैक्सिमम अपॉन √2। और वही करंट पे दो फ्रीक्वेंसीज मिलेगी आपको, एक आपको मिलेगी ω1, एक आपको मिलेगी ω2। तो ध्यान से समझो, मैक्सिमम करंट पे कौन सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पे करंट मैक्सिमम अपॉन √2 हो जाए, यानी इसका आरएमएस करंट हो जाए। आई एम मैक्सिमम का आरएमएस करंट क्या होगा, उसके डिवाइड बाय √2। वहां पे दो फ्रीक्वेंसीज मिलेगी ω2 और ω1, यानी ω0 से प्लस डेल्टा ओमेगा करना पड़ेगा और ω0 में से माइनस डेल्टा ओमेगा, यानी डेल्टा ओमेगा जितना आगे की तरफ, डेल्टा ओमेगा जितना पीछे की तरफ। अभी ये कहना क्या चाह रहा है, तो जैसे कि आप लोग रेडियो चैनल चेंज कर रहे हो, मैंने आपको बताया कि आपको एक चीज पता है कि जो आपको जैसे कि 98.5 सुनना है, तो आप उसकी तरफ, जैसे वो मैं समझा रहा हूँ वो पुराना वाला रेडियो, ठीक है, तो आप 98.5 की तरफ जा रहे हो, 95, 6, 96.5, 97, जैसे जैसे क्लोजर जा रहे हो वो साउंड्स आपको सुनाई देना, मतलब साउंड आना शुरू हो जाता है। 98.5 की वॉल्यूम जो है, जो मान लो कि कोई गाना चल रहा है, तो आपको वो सुनाई देना शुरू हो जाएगा 97.5 से, फॉर एग्जांपल। यानी कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो करंट यानी वो फ्रीक्वेंसी को कुछ ना कुछ करंट मिल रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ ले कि 98.5 सुनना है आपको, ठीक है, अभी वो एक्चुअली में हर्ट्ज में होता है, हमने यहाँ पे ओमेगा लिया है, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो आप 97.5 से लेके 99.5 के बीच में उसको सुन पा रहे हो, यानी जब आपने फ्रीक्वेंसी 97.5 रखी है, यानी 97.5 वाले को मैक्सिमम करंट दे रहे हो आप लोग, तो वो टाइम पे 98.5 को इतना करंट मिल रहा होगा, 98.5 को इतना करंट मिल रहा होगा, यानी 98.5 आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा, किधर से, 97.5। अब जैसे जैसे आप क्लोजर जाओगे तो धीरे धीरे वो साउंड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ, ये टॉप जब 98.5 की तरफ जाएगा तो उसके लिए करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 98.5 पे वो क्लियरली सुनाई देगा। फिर जैसे जैसे आप लोग दूर जाओगे, फॉर एग्जांपल समझ लो अभी आप 99.5 पे पहुंच गए, तो आप 99.5 को मैक्सिमम करंट दे रहे हो, पर वही टाइम पे 98.5 को भी कुछ करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो रेडियो चैनल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। अगर कोई चैनल 98.5 है तो फिर 98 पे कोई चैनल नहीं हो सकता, ठीक है, वो सीधा होगा 96 के ऊपर या फिर इस तरफ होगा 101 के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ गैप रखना पड़ेगा ताकि चैनल्स मिक्सअप ना हो जाए। अगर 99.5 पे कोई चैनल होता तो उसको हम लोग मैक्सिमम दे रहे, वही टाइम पे 98.5 को कुछ करंट मिल रहा होता, तो दोनों का साउंड मिक्सअप हो जाता, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो जाता, नॉइस क्रिएट हो जाता। तो यहाँ पे होता क्या है कि सिंपली आप एक बात समझो कि जब आपको यहाँ रेजोनेंस तक ले जाना है तो यहाँ से उसको कुछ करंट मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ तक, यानी आपको जो 98.5 है वो इसके बीच में सुनाई देगी। वो कहाँ पे सुनाई देगी, इसके बीच में सुनाई देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से आपको यहाँ तक याद रखना है। इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, इसको क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। ये है आपका बैंड विड्थ। तो सुनो ध्यान से, अभी करना क्या है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी करना क्या है, तो थ्योरी किस तरह से लिखने, ध्यान से समझ लो। लिखेंगे कि फॉर एन एलसीआर सर्किट IM इज इक्वल टू VM अपॉन Z,
चलो इसको z को भी लिखेंगे। ये फॉर्मूला है Im इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। अभी ये मैक्सिमम के लिए भी अप्लाई हो सकता है, आरएमएस के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। यही फॉर्मूला, यानी अगर मैं Im मैक्स लिख दूंगा तो मैं यहाँ पे R कर दूंगा। Im मैक्स चाहिए तो इम्पिडेंस मिनिमम R हो जाएगा। अभी मैं आरएमएस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा वी एम अपॉन जेड, क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अभी देखो यहाँ पे आप एक्सी माइनस एक्सएल भी ले सकते हो, एक्सएल माइनस एक्सी भी ले सकते हो। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस लोगे भले ही वो नेगेटिव में आ जाए, पर आप जब स्क्वायर करोगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इधर इसके लिए एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। वी एम अपॉन जेड, जेड की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे कि फॉर रेजोनेंस या फिर एट रेजोनेंस, चलो मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा, एट रेजोनेंस आई एम मैक्स इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर। जब करंट मैक्सिमम हो जाए तो इंपिडेंस मिनिमम हो जाता है, वो किसके बराबर, आर के बराबर। एक मिनट, ये कैमरा हट गया है क्या, भी प्रॉब्लम आ जाती है फोन के अंदर, तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। आई एम मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर। चलो अभी यहां पे लिखेंगे कि हियर हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज है, एक है ओमेगा 1 एक है ओमेगा 2। अगर मुझे ओमेगा 1 लिखना है तो वो क्या होगा, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, कितना होगा, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। और ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा। तो यहां पे लिखेंगे कि हियर दी बैंडविथ इज इक्वल टू, बैंडविथ जो होती है यहां से लेके यहां तक की विथ, यानी टोटल ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो वो जो बैंडविथ हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2 डेल्टा ओमेगा। आप ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा 1 में प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा करके क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। तो सीधा आपको ये वाला याद रखना है, यानी अगर आपको करना है तो चलो कर लेते हैं। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 क्या है आपका, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, माइनस ओमेगा 2 यानी माइनस ओमेगा 0, और ये माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा। क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अच्छा, हियर क्वालिटी फैक्टर जो होता है Q, वो है ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ये फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है फॉर नाउ। क्वालिटी फैक्टर है ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। बोलो यहां तक क्लियर हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, आई एम, फिर लिखा आई एम मैक्स, हमने लिया ओमेगा 1 कितना, इधर इस तरफ प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 में माइनस डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ जो होती है यहां से यहां, यानी टोटल ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो वो मिलेगा 2 डेल्टा ओमेगा। क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, नाउ आई एम इज इक्वल टू वी एम, वो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके ऊपर से वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। अभी ये जो फॉर्मूलाज है आई एम और वी एम, यानी ये जो आई एम है वो क्या है, आई एम मैक्सिमम का आरएमएस करंट। ध्यान से सुनो, ये आई एम जो है आई एम मैक्सिमम का आरएमएस करंट है, यानी आई एम इधर है आपका, ये केस में यहां तक का करंट आई एम है। समझ में आ रहा है, ये मैक्सिमम आई एम मैक्स, ये है आई एम, यानी जो आई एम है वो है आपका आई एम मैक्सिमम अपॉन रूट 2। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। जो आई एम है वो आरएमएस है ये केस में। जनरली आई एम जो होता है मैक्सिमम होता है, आईआरएमएस को कैपिटल आई लिखते हैं। ये केस में आई एम मैक्सिमम जो है, सबसे मैक्सिमम करंट को क्या किया हमने, मैक्सिमम को आई एम मैक्स से नोट किया है, आरएमएस को उसका आरएमएस यानी आई एम मैक्स अपॉन रूट 2। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें आई एम की जगह आई एम मैक्स अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू वी एम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। क्लियर, ओके। चलो अभी आई एम मैक्स क्या है, तो आई एम मैक्स आपके पास यहां पे है, ये इक्वेशन नंबर 2 में से आई एम मैक्स इधर पुट करो तो वो बन जाएगा वी एम अपॉन आर, नीचे रूट 2 तो है ही, सामने है वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। चलो दोनों साइड वी एल कैंसिल हो जाएगा, हमें आर को सब्जेक्ट बना के उसका फॉर्मूला लेके आना है। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरे को सामने ले जाओ, ये बन जाएगा पूरा ऊपर आर रूट 2 इज इक्वल टू,
ये पूरा इस तरफ आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। चलो दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू रूट टू का क्या हो जाएगा 2, या फिर ऐसे लिखता हूं मैं उसको, रूट टू का क्या हो जाएगा 2 और आर का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने से रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? अच्छा अभी क्या करना है, तो 2r स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर इधर है, तो क्या बचेगा, ये आर स्क्वायर इधर आके माइनस, तो बचेगा एक आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी उसका होल स्क्वायर। चलो दोनों साइड से स्क्वायर वापस हटा लेते हैं, तो r इज इक्वल टू बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है आपका 1 एल ओमेगा, माइनस एक्सी क्या होता है 1 अपॉन सी ओमेगा। और यहां पे जो ओमेगा है आपका ओमेगा 1 के लिए लेना है, किसके लिए लेना है, ओमेगा 1 के लिए, तो ये लिखेंगे ओमेगा 1। किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, ओमेगा 1 के लिए ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह कम है इसलिए मैं इसको हटा के यहां पे कंटिन्यू करूंगा। ये देखते हैं कि जो एल ओमेगा 1 है वो बनेगा, ओमेगा 1 क्या है आपका, तो ओमेगा 1 आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो देखो, या फिर आप पीछे जाके वीडियो में देखो, ओमेगा 1 था आपका ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 0 से इस तरफ था ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 वापिस क्या हो जाएगा ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है। क्लियर हो रहा है? अच्छा अभी ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, यहां पे भी ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, मैं दोनों में से ओमेगा 0 कॉमन निकाल रहा हूं, यानी सुनो क्या होगा, यहां से मैं ओमेगा 0 कॉमन निकालूंगा तो बाहर आ जाएगा ओमेगा 0 एल, अंदर पहले टर्म में से तो ओमेगा 0 बाहर आ गया, दूसरे में ओमेगा 0 नहीं है, यानी ये दोनों में से मिला के मैंने ओमेगा 0 बाहर निकाला, इधर बाहर निकाला, ओमेगा 0 तो बाहर आ गया पहले में, दूसरे में नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस अभी नीचे से भी मैं कॉमन निकाल रहा हूं सी ओमेगा 0, ओमेगा 0 पहले में से तो बाहर आ गया, प्लस यहां पे यहां पे से बाहर आ गया तो बचेगा 1, दूसरे में क्या हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। क्लियर हो रहा है? अच्छा अभी क्या करेंगे, तो ओमेगा 0 एल एंड ओमेगा सी ओमेगा 0, आपको पता है कि रेजोनेंस के ऊपर होता है ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, या फिर आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि रेजोनेंस के ऊपर होता है, रेजोनेंस के ऊपर होता है ओमेगा 0 एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 0 सी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओमेगा 0 एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 0 सी। तो आप क्या करो 1 अपॉन सी ओमेगा 0 उसको ऊपर लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा ओमेगा 0 एल बन जाएगा, रेजोनेंस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 माइनस ऊपर आ जाएगा ओमेगा 0 एल, क्योंकि रेजोनेंस पे 1 अपॉन सी ओमेगा इज इक्वल टू होता है एल ओमेगा। इसको अगर मैं पूरे को ऊपर लिख रहा हूं तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा अपॉन ओमेगा 0 रेस टू -1, क्योंकि नीचे जितनी पावर होती है उसकी माइनस हो जाएगी। अच्छा अभी यहां पे ये वैल्यू 1 के साथ वाली जो वैल्यू है बहुत छोटी है, तो आप क्या कर सकते हो कि पावर को सीधा अंदर मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स के रूल होते हैं 11th में भी कुछ आप पढ़ते थे ग्रेविटेशन चैप्टर में ऐसा कुछ, तो ये जो वैल्यू अगर बहुत छोटी है हियर, ये सारा आर के लिए चल रहा है वो मत भूलना, ठीक है, हियर डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 वेरी मच लेस देन 1, यानी 1 की कंपेयर ये बहुत छोटा है, यानी उसको मैं ऐड करूं या माइनस करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये माइनस को मैं अंदर दे दूंगा, तो ये r इज इक्वल टू मेरा बन जाएगा दोनों के अंदर, अभी चलो एक स्टेप लिख रहे हैं, यहां पे है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल, अंदर बन जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, यानी ये पावर -1 को आप सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो रहा है? अच्छा अभी दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा ध्यान से देखना, चलो मैं इसको भी थोड़ा हटा रहा हूं यहां से, इसको भी थोड़ा हटा रहे, तो दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है आप देख लो, तो दोनों में है ओमेगा 0 एल, एक स्टेप यहां पे आ जाएगा, ओमेगा 0 एल कॉमन निकाल लेते हैं, पहले में बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, अभी यहां पे माइनस अंदर देंगे तो वो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। समझ में आ रहा है? तो पूरा मैथमेटिकल ही है,
स्टेप बाय स्टेप आप उसको प्रिपेयर कर लेना, मतलब रटने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, समझ के स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है। चलो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R इज इक्वल टू ओमेगा 0 L, यहां पे क्या बचेगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, ये 1 1 तो कैंसिल हो गया, यानी 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अभी यहां पे आपके पास एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, तो यहां पे ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा 0 L अपॉन Q, ये वाली वैल्यू नीचे से है ना, ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। चलो Q को सब्जेक्ट बना लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर आया ओमेगा 0 L अपॉन R, ये है आपका एक फॉर्मूला, ये है आपका एक फॉर्मूला, ठीक है। अभी आप एक और फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्म लेके आ सकते हो, ओमेगा 0 की वैल्यू रखते हैं तो वो बनता है 1 अपॉन रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर, यानी एल अपॉन आर को रखो, ओमेगा 0 की जगह रखो 1 अपॉन रूट एल सी। अच्छा, एल अपॉन रूट एल क्या बन जाएगा, चलो 1 अपॉन आर को मैं साइड में कर लेता हूं, एल अपॉन रूट एल, तो ऊपर बचेगा रूट एल और नीचे रूट सी तो है ही, तो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला है यहां पे, यानी इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक दो एमसीक्यू भी है कि क्वालिटी बढ़ानी है सर्किट की, क्वालिटी फैक्टर, तो रेजोनेंस को कम करना पड़ेगा, एल को बढ़ाना पड़ेगा, रेजोनेंस को कम करना पड़ेगा, एल को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से ही देखो, रेजोनेंस को कम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस को कम करना पड़ेगा, तो सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये है आपका पूरा डेरिवेशन रेजोनेंस की जो थियोरी है, उसके बाद शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का इक्वेशन, क्यू क्वालिटी फैक्टर डिराइव करो या फिर रेजोनेंस का शार्पनेस, तो यहां पे आपकी थ्योरी खत्म हो रही है। हम लोग बात करते हैं पावर इन एसी सर्किट और पावर फैक्टर के बारे में। टेक्स्ट बुक में आपको एक थ्योरी हमने पढ़ी थी, सीरीज एलसीआर सर्किट में जब एसी वोल्टेज अप्लाई करते तो रिजल्टेंट फेजर डायग्राम, यानी एक जगह होता था वीसी, वीएल, वीआर और करंट, फाइनली रिजल्टेंट वोल्टेज आपको यहां पे मिलता था, ठीक है। तो मैंने अभी यहां पे पूरा वीसी माइनस वीएल वाला ड्रॉ नहीं किया, मुझे ये दिखाना है कि जो फाइनल वोल्टेज है वो फाइनल करंट के साथ फाई जितने एंगल पे, यानी करंट जो है फाइनली, मतलब करंट जहां पे था उधर ही है, पर जो फाइनल वोल्टेज निकल के आया वो करंट से फाई जितना पीछे है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो करंट फाई जितना आगे है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमने डिस्कस किया था, उसमें यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल, एक्स आर और जेड के बारे में, तो वोल्टेज के लिए भी यही ट्राइंगल मिलता था, सबको पता है, ठीक है। तो हमारे लिए मेन चीज है ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल मेन है, इसी पे से आता है। आप वापस वो पुरानी थ्योरी देख सकते हो या फिर अपने नोट्स में चेक कर सकते हो, ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सुनो, इन एन एलसीआर एसी सर्किट, अगर मान लो कि अप्लाइड वोल्टेज है वीएम साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, करंट फाई जितना आगे है, फाई जितना आगे है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर। चलो यहां से पावर निकालेंगे, नाउ पावर हो जाएगा I इंटू वी, क्या हो जाएगा I इंटू वी। अभी मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, I क्या है बताओ, I ये वाला, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और V क्या है आपका ये वाला, वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है। चलो आई एम वी एम को एक तरफ ले ले, ये बचता है साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी। अभी यहां पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्री, तो समझ लीजिए यहां पे है आपके पास साइन ए इंटू साइन बी, तो वो बनता है कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू। अगर दोनों के नीचे कॉमन टू ले लिया जाए तो ये बन जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। उसको यहां पे अप्लाई करो, ये पहले ओमेगा टी प्लस फाइव को ए मान लो और ओमेगा टी को क्या मान लो, बी मान लो, तो ये बन जाएगा आई एम वी एम, ऊपर बनेगा कॉस ए माइनस बी यानी कितना, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कितना, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी डिवाइड बाई टू। क्लियर हो रहा है। अच्छा अभी यहां पे देखो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल, बचेगा फाइव
और साथ में बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाय 2। अभी 2 मैं इधर लिखूं कहीं पे भी मैं लिख सकता हूं, पूरा एक साथ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, या फिर हम लोग एक काम करते हैं पूरे के नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर कॉमन आएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा क्योंकि 2 एंगल बन रहा है आपके, पूरे के नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका पावर, किसी भी टाइम सर्किट के अंदर पावर का फॉर्मूला। अभी आपको यहां पे निकालना है एवरेज पावर, एवरेज पावर ड्यूरिंग वन साइकिल। अभी एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है पी एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t पावर dt। अभी जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 वाला टर्म 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं बता चुका हूं कि sin ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी cos ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी, इसका हो जाएगा आंसर 0। बचेगा सिर्फ आपके पास Im Vm cos 5 डिवाइड बाई 2। सीधा आंसर आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा पावर फैक्टर आप लोग इसको लिख सकते हो। अभी आप देखो कि मैं √2 को ऐसे लिख सकता हूं नीचे, √2 इंटू √2। Im अपॉन √2 क्या होता है, IRMS। Vm अपॉन √2 क्या होता है, VRMS इंटू cos 5। ये हो गया आपका पावर, एवरेज पावर ड्यूरिंग वन साइकिल। हियर cos phi is called पावर फैक्टर। क्या है आपका पावर फैक्टर। तो जब भी आप एसी सर्किट में पावर निकाल रहे हो तो cos phi आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका थ्योरी खत्म हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन। अभी टेक्स्ट बुक में आपको जो टाइटल दिया है एलसी ऑसिलेशन, उसके अंदर 2 थियोरीज है। सबसे पहला एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद पीछे आपको एक ऑसिलेशन कैसे होता है वो समझाया गया है। एग्जाम में जनरली आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीछे जो थ्योरी है वो बस आपको समझाया है कि ऑसिलेशन किस तरह से होता है, क्या होता है, हम लोग उसको समझेंगे, पर थ्योरी आपको ये प्रिपेयर करनी है, उसमें से जनरली थ्योरी नहीं बनती, ठीक है। तो देखो होता क्या है, एलसी ऑसिलेशन है यानी एलसी सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा। पर कैपेसिटर कैसा है, तो देखिए कंसिडर एन एलसी सर्किट विच हैज अ चार्ज्ड कैपेसिटर, यानी यहां पे कोई सेल नहीं लगा, कैपेसिटर ही चार्ज है, वही सर्किट को करंट प्रोवाइड करेगा। एंड कनेक्टेड चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, यानी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस है वही सर्किट में धीरे धीरे करके फ्लो करेंगे। कैपेसिटर का चार्ज कम होता जाएगा, सर्किट में करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हियर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ का रूल क्या होता है कि जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि कोई और कंपोनेंट ही नहीं है, इसके 2 एंड्स के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उसके साथ यही इसका पूरा वोल्टेज इसको मिल जाएगा। यानी ये मान लो कि एक तरह से सेल हो गया, उसके साथ इंडक्टर कनेक्टेड है, तो VC इज इक्वल टू VL। यानी अगर मैं इसको इस तरफ ले लेता हूं तो ये बन जाएगा VC माइनस VL इज इक्वल टू 0। VC माइनस VL इज इक्वल टू 0। अच्छा अभी VC क्या होता है, तो VC होता है Q बाई C, माइनस VL क्या होता है L DI अपॉन DT इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा अभी डिवाइड बाय L करो, डिवाइड बाय L, सबको L से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा Q बाई LC माइनस, यहां नीचे डिवाइड बाय L करेंगे तो L कैंसिल हो जाएगा, DI अपॉन DT इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे करंट क्या है, हियर व्हेन Q डिक्रीजेस ऑन अ कैपेसिटर। देखो चार्ज जो है कैपेसिटर का डिक्रीज होगा तभी सर्किट में करंट इंक्रीज होगा। व्हेन Q डिक्रीजेस ऑन अ कैपेसिटर I विल इंक्रीज इन अ सर्किट, यानी I बनेगा माइनस DQ अपॉन DT। जनरली क्या होता है कि जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना करंट, अभी वो बात तो सही है, पर हम लोग यहाँ पे जो चार्ज की बात कर रहे हैं वो कैपेसिटर के चार्ज की बात कर रहे हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं कि कैपेसिटर का चार्ज जितना ज्यादा डिक्रीज होगा
उतना करंट बढ़ेगा, उतना करंट बढ़ेगा। तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये वैल्यू अगर यहां पे पुट की जाए तो ये बनेगा नाउ Q इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल सी माइनस डी बाई डी टी। आई क्या है? माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। आई की जगह क्या पुट कर दो? माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां से अगर हम लोग आगे लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? अच्छा, ये इसके बराबर जीरो है, ठीक है, ये पूरे के बराबर जीरो है। हमने क्या किया? क्यू बाई एल सी माइनस डी बाई डी टी। आई को क्या कर दिया? माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा क्यू बाई एल सी प्लस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको अरेंज कर लेते हैं, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। अभी ये जो इक्वेशन है, ऐसा ही एक इक्वेशन आता था ऑसिलेशन के अंदर। दिस कैन बी कंपेयर्ड टू ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। उसमें इक्वेशन आता था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप लोग इसको कंपेयर करो तो Q आपका बनता है x के बराबर और यहां पे x वापस Q के बराबर। तो जो ओमेगा जीरो स्क्वायर है वो है 1 अपॉन एल सी के बराबर। किसके बराबर? हियर Q इज इक्वल टू एक्स एंड ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट एल सी। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, ऑफ एलसी सर्किट। अभी आगे हमें इसके करंट और चार्ज के बीच का रिलेशन निकालना है, तो आप इसको यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको अच्छे से आगे देखते हैं। इससे आगे क्या है, हमें अभी पता है कि ये Q इज इक्वल टू एक्स के बराबर कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे हियर Q इज इक्वल टू एक्स। अभी आपको पता है कि x जो होता था सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो ऑसिलेशन होता था। x का फॉर्मूला होता था a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या फिर फाई, के एक्स या फिर फाई। तो उसी तरह चार्ज का भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, जहां पे x और ये क्या होता था? एम्पलीट्यूड। ये क्या होता था? एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसी तरह चार्ज का भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, यानी अगर x चेंज हो रहा है साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग, अभी कॉस भी हो सकता था उसके अंदर, सबको अगर पता हो ऑसिलेशन वाला चैप्टर, तो कॉस भी आ सकता है इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चार्ज का भी कुछ फॉर्मूला हो सकता है, जैसे x है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज आ सकता है। यहाँ पे मैं कॉस वाला ले रहा हूँ। अभी कॉस क्यों ले रहा हूँ? कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, चार्ज आपका डिक्रीज होता जा रहा है, यानी पहले मैक्सिमम था फिर डिक्रीज होता जा रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कॉस है। सबको अगर पता हो तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस 90 होता है 0। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से हम लोग चार्ज को क्या ले रहे हैं? कॉस वाले फंक्शन से दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लिखेंगे कि अभी आपको पता है कि एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या होता है? मैक्सिमम। तो ये जो Q है वो क्या बन जाएगा? QM। अगर T 0 है तो cos फाई, Q इज इक्वल टू QM cos फाई। और Q की वैल्यू में अगर इस तरफ भी लिखता हूं तो Q इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू QM cos फाई। यानी आपको पता है कि जब T 0 होगा तो Q हो जाएगा QM के बराबर। QM इज इक्वल टू QM cos फाई, क्योंकि टी क्या हो गया? 0 हो गया। QM हटाओ, cos फाई इज इक्वल टू 1, फाई इज इक्वल टू 0। कौन से वैल्यू पे 1 है? वो cos 0 डिग्री पे, ठीक है। तो नाउ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, यहां पे अगर उसको लिख देते हैं तो Q इज इक्वल टू बन जाएगा QM cos ओमेगा टी। फाई की वैल्यू अगर आप लोग 0 लिख देते हो तो वो बन जाएगा QM cos ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ आपका एक फॉर्मूला। अच्छा, अभी चार्ज निकालना है, चार्ज नहीं, करंट। I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। चलो, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? डी बाई डी टी। क्यू यानी किसका? QM cos ओमेगा टी। किसका? QM cos ओमेगा टी। चलो, डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है तो मैंने समझाया है पहले भी, टी से पहले जो है उसको एक बार बाहर निकालो, यानी QM तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा ही, ओमेगा भी बाहर आएगा,
कॉस का डिफरेंशिएशन हो, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन। तो ये आंसर बन जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्यू एम ओमेगा ये आई के बराबर है, तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला इस तरह से सेट होना चाहिए कि आगे मैक्सिमम करंट आ जाए। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो अभी आप ध्यान से नोट करो कि चार्ज और करंट का फॉर्मूला ये साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये कॉस के अकॉर्डिंग। इसका रीजन ये है कि जब चार्ज डिक्रीज हो रहा होगा तभी करंट क्या होगा, इंक्रीज। यानी चार्ज डिक्रीज, यानी अगर 0 से 90 डिग्री पे जाए तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो साइन 0 से साइन 90 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 क्या होता है 1। तो चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट उसी टाइम पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये है आपका फॉर्मूला। यहां पे आप लिख सकते हो आई एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा। यहां तक आपको पूरी थ्योरी लिखनी है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर की लास्ट थ्योरी ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। बीच में मैंने आपको जो बताया एलसी ऑसिलेशन किस तरह से होता है, वो थ्योरी वाइज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तो मैं आपको कवर करवा दूंगा, उसको मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा आपको। थ्योरी उसमें से जनरली नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो थ्योरी जो है आपकी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर, अभी देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए पहले से ही बोर्ड पे लिख के रखा है ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए और हम लोग उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाएंगे अभी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर कुछ इस तरीके से डिवाइस होता है। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू चेंज वोल्टेज। यानी ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है हमारे घर के बाहर जो डीपी लगी होती है वो ट्रांसफॉर्मर है। उसमें क्या होता है कि जो सप्लाई आता है, जो बाहर से सप्लाई आता है, जहाँ पे पावर स्टेशन होता है, जहाँ से सप्लाई आ रहा है पूरे मतलब सिटी का, वो हमारे सोसाइटी के अंदर आता है जहाँ पे डीपी लगी होती है। अभी वहाँ से आ रहा है हाई वोल्टेज, और हमारे घर में जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ से आया 10,000 वोल्ट, अभी हमें उसको कन्वर्ट करना है हमारे घर में जो रिक्वायर्ड है 240 वोल्ट के अंदर। तो हमें उसके लिए जो डिवाइस यूज करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि उसको चेंज इन वोल्टेज करने के लिए, वोल्टेज चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था, कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन अ ट्रांसफॉर्मर two insulated coils are wounded on top of each other or separately। अभी दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है इधर, आप दूसरा चेक कर सकते हो। दूसरे में कुछ इस तरीके से होता है कि दोनों कॉइल को यहाँ बीच में आपको वाउंड करना है एक दूसरे के ऊपर। तो आप उसको चेक कर लेना, एग्जाम में आपको एक ही ड्रॉ कर देना है, ठीक है। Here one is an input primary coil and the other is an output secondary coil। एक में से इनपुट वोल्टेज आएगा, एक में आउटपुट मिलेगा, इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज एनपी एंड इन सेकेंडरी इज एनएस। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग होंगी। इसको प्राइमरी वाले को एनपी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनएस। हियर करंट इज पास्ड थ्रू अ प्राइमरी कॉइल, it will change a flux and due to this flux will also change in secondary coil। यानी यहां से जब करंट पास होगा, ये कॉइल में से जब करंट पास होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, और वही फ्लक्स पास होगा दूसरे कॉइल में जाके। हम लोग मानते हैं कि कोई वेस्ट नहीं हो रहा, फ्लक्स डिसिपेट नहीं हो रहा, तो जो फ्लक्स का चेंज होगा वो सारा का सारा पास होगा इसके अंदर से। फ्लक्स मतलब सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इधर से होके ऐसे पास होगा। यानी अगर मैं कुछ लाइंस दिखाऊं इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दोनों में से ऐसे पास होगा, ठीक है। यानी यहां पे जो जनरेट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वो उसको भी इफेक्ट करेगा, यानी इसके फ्लक्स को भी वो चेंज करेगा। इन बोथ द कॉइल ड्यू टू दिस इंडक्शन ईएमएफ विल बी इंड्यूस। दोनों में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो कितना होगा, अभी डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, लिखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस है वो है ईपी इज इक्वल टू माइनस, हमें फेराडेज लॉ वाला फॉर्मूला पता है, माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी। उसी तरह ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वो क्या होता है, ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। अभी दोनों का रेशियो ले लो। नाउ
ई एस अपॉन ईपी ले ले, ई एस अपॉन ईपी, तो दोनों साइड डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा मैंने दोनों में डी फाई ही लिया है क्योंकि फ्लक्स का चेंज जितना इधर हुआ था वही पूरा इधर हो रहा है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, कोई डिसिपेशन नहीं हो रहा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एस अपॉन एन पी। ये एक रिलेशन मिल गया मुझे इसके बीच का। अभी आप लोग ई एस अपॉन ईपी को वोल्टेज भी बता सकते हो, तो लिखते हैं इधर ई एस अपॉन ईपी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एनपी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उसको ईएमएफ ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, यानी ज्यादा इंड्यूस होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे कुछ वोल्टेज सप्लाई दिया है, उसके कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर मुझे सामने आउटपुट में वोल्टेज को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि यहां से आप लोग देख पा रहे हो कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए उसके ऊपर से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हियर V प्रोपोर्शनल टू N, वोल्टेज जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल। नाउ व्हेन अगर उसमें देखें कि अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी उसके अंदर क्या जनरेट होगा, ज्यादा, यानी हमने दिया था उससे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो इस पे से हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का मतलब होता है उसको वोल्टेज को बढ़ाना, अप करना, बढ़ाना। क्या कैसे करना पड़ेगा, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेप अप। अच्छा उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद व्हेन एनएस इज लेस देन एनपी, अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम रखे हुए हैं कंपेयर टू प्राइमरी तो उसमें भी वोल्टेज भी कम मिलेगा, यानी हमने जितना इनपुट दिया था उससे कम वोल्टेज मिलेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो नाम याद रखना आप लोग, स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ाना, स्टेप डाउन में इंक्रीज डिक्रीज करना, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग करंट की बात करें, नाउ पावर, नाउ इन एन आइडियल केस, आइडियल केस में क्या होता है कि जितना पावर यहां पे होगा उतना ही पावर सामने मिलेगा, पावर डिसिपेट नहीं होता। तो पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी। आइडियल केस देखो याद रखना, ये इस बार एमसीक्यू आया था गुजरात बोर्ड के अंदर कि फॉर एनी ट्रांसफार्मर पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी, वो सही नहीं होता ऑलवेज। आइडियल केस की बात चल रही, यानी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर तभी होता है जब आइडियल केस। बोर्ड में इस बार एमसीक्यू आ गया था 2022 की एग्जाम में, ऑप्शन में ये भी था और ऐसा था कि प्राइमरी का पावर ग्रेटर देन सेकेंडरी, यानी इनपुट पावर ग्रेटर देन आउटपुट पावर। तो जनरल केस यही है कि इनपुट पावर ज्यादा होता है, आउटपुट पावर कम होता है। आइडियल केस की बात करें तो इनपुट पावर यानी प्राइमरी का पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी। चलो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई वी, आई प्राइमरी वी प्राइमरी इज इक्वल टू आई सेकेंडरी वी सेकेंडरी, यानी आई पी अपॉन आई एस, या फिर आई एस अपॉन आई पी लिखे, सेकेंडरी की बात करें, आई एस अपॉन आई पी ये नीचे जाएगा, इज इक्वल टू वीपी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। क्योंकि वीपी अपॉन वी एस क्या होता है, इधर से आप लोग देख लो, यहां से आप लोग देख लो, वीपी अपॉन वी एस तो क्या होगा, एनपी अपॉन एनएस। तो ये रिलेशन हो गया करंट, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में। तो यहां पे आप ध्यान से देखो कि जब मैं सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ सेकेंडरी का वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा, सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पावर सेम रहेगा। जब वोल्टेज बढ़ेगा सेकेंडरी का तो करंट कम हो जाएगा, जब प्राइमरी का वोल्टेज बढ़ेगा तो प्राइमरी का करंट कम हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना आपको कि पावर सेम रहेगा, आइडियल केस, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपको थ्योरी लिखनी है। आई होप कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से देखा है, नोट्स आपने बना लिए हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके और अच्छे से वो लोग मार्क्स लेके आ सके। थैंक यू वेरी मच।